नेक्स्ट, द रिस्क फैक्टर फॉर डेंटल ट्रॉमा इज मैक्सिमम विद काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है हमारे पास दैट इज एपिलेप्सी। दूसरा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, तीसरा है कैड और चौथा है पर्सन ऑन वारफेरिन। देखो, एपिलेप्सी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कभी भी कहीं पे भी गिर सकता है या फिर उसको कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पे डेंटल ट्रॉमा जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कंडीशंस इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ डेंटल ट्रॉमा आर ओरल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स लाइक इंक्रीज ओवरजेट, पहले इंक्रीज ओवरजेट है, प्रोट्रूजन ऑफ इंसाइजर्स इज देयर, इनएडिक्वेट लिप कवरेज इज देयर, वहाँ पे डेंटल ट्रॉमा का चांस ज़्यादा होता है। मेंटल कंडीशंस और मेडिकल कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी, सेरिब्रल पैल्सी, हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट and attention deficit hyperactivity disorders, they all have high risk of dental trauma. Next, the most common finding of chronic kidney disease is what? तो इसमें हमारे पास reduced GFR is the most common finding, most common, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन यूरिया भी आता है, बट प्रोटीन यूरिया में हमारे पास एल्ब्यूमिन यूरिया आता है, but the most common is reduced GFR. The KDIGO definition for chronic kidney disease is that CKD means the kidneys are not normal for more than 3 months. 3 महीने से ज़्यादा तक किडनी जो है ढंग से काम नहीं कर रही, या तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया या उनका फंक्शन या चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू KDIGO, यू मस्ट हैव सीन एटलीस्ट 1 of 3 these signs for more than 3 months. सबसे पहला है लो GFR। GFR हमारे पास 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर की रेंज में आता है। ठीक है, किडनी डैमेज मार्कर्स सच एज एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज ऑल्सो देयर। अगर किडनी डैमेज होता है तो यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है, दैट इज एल्ब्यूमिन यूरिया इज देयर। ठीक है, GFR मैटर क्यों करता है? क्योंकि GFR बताता है हमें कि हमारा किडनी जो है वो कितना ब्लड को फिल्टर कर रहा है। ठीक है, अगर GFR कंटिन्यूसली लो आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही कम हो रहा है, मतलब ब्लड कम फिल्टर हो रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो पक्का है। ठीक है, इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ CKD, GFR कैन टेम्परेली इंक्रीज अबव नॉर्मल, दैट इज़ नोन एज हाइपर फिल्ट्रेशन। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है? हाइपर फिल्ट्रेशन शो करता है, मतलब GFR इंक्रीज कर जाता है अबव देन नॉर्मल, उसके बाद वो डिक्रीज करता जाता है ट्रांजिएंटली, धीरे धीरे, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट कंसिस्टेंट lung pathology in COVID-19 is what? There is a diffused alveolar damage. ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है जो कि हमारे को COVID-19 के पेशेंट में दिखती है। Diffuse alveolar damage is seen in almost all cases of COVID-19 infection depending upon the stage and severity of the disease. However, some features may also be seen. For example, DAD is the common finding. DAD is the common finding. It is a histological pattern seen in patients with COVID-19 who may require मैकेनिकल वेंटिलेशन। DAD का मतलब तो समझ गए होगे, इट इज़ डिफ्यूज्ड एल्वियोलर डैमेज। ठीक है, DAD डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज compromises the predominant of fibrin in some of the cases, while the predominant pattern was an organizing acute lung injury depending upon the length of the disease. ठीक है, the histological features vary depending upon the biopsy that is obtained during the course of the disease. Pulmonary vascular endotheliitis, thrombosis, angiogenesis, they are also the features of COVID-19. क्या क्या चीज़ें? Pulmonary vascular endotheliitis, thrombosis and angiogenesis. Also note that the radiographic or CT findings of COVID-19 lungs, it shows ground glass appearance or ground glass opacity pattern that is most commonly present in COVID-19 infection. मतलब lungs के अंदर दिखाई देगी। They are usually multifocal, bilateral, peripheral, but in the early phase of the disease, the ground glass opacities they may be present as unifocal lesion. ठीक है, पहले यूनिफोकल होती हैं, बाद में ये दोनों साइड को पकड़ लेती हैं। मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन द इन्फीरियर लोब ऑफ राइट लंग। जो राइट लंग है उसका इन्फीरियर लोब, उसको सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने मिलती है। इन द एडवांस स्टेजेस फॉलोइंग मे बी सीन। फर्स्ट इज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी प्लस रेटिकुलर पैटर्न, दैट इज क्रेजी Pavin pattern may be seen. There will be a vacuolar sign. There will be fibrotic streaks in the lungs. There will be air bronchogram. ठीक है, then bronchus distortion will be there. Subpleural line of subpleural transparent line will be seen. Subpleural line or subpleural
transparent line will be seen. There will be a pleural effusion. The chest film plain X-ray is insensitive in this disease. They can be useful in follow-up of the disease. ठीक है. Next, in COVID-19 patients, which drugs are used to relieve the respiratory complications and reduce mortality? So we use remdesivir and dexamethasone. 2 drugs यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा. Next, arrange the correct sequence of steps for intramuscular injection in the order. तो सबसे पहले हम करते क्या, कैसे करते हैं? First we will take drug history or alleged allergy history of the patient. ठीक. Then we will explain the procedure to the patient and take his consent, written consent or verbal consent, जैसा भी आपको चाहिए. Third, what we will do, we will wash hands and wear gloves. Fourth, we will take syringe and collect medication from the vial. Fifth, we will remove any bubbles. Then sixth, we will clean the area of procedure. ठीक है, उसका एरिया स्किन का हम स्वैब से, स्पिरिट स्वैब से क्लीन करेंगे विद अ आउटवर्ड मोशन. ठीक है, और फिर लास्ट में वी विल इंजेक्ट. Now there is also a sequence for length of the needle that is to be selected for IM injection. ठीक है, based on patient sex, age और weight. इन तीनों के बेसिस पे हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ men and women लेस देन 70 kgs ऑफ वेट, जिनका 70 किलो से कम वेट है, वहाँ पे हम 1 इंच की निडल यूज़ करते हैं. ठीक. अब वुमेन जहाँ पे उनका वेट 70 to 90 kgs है और मैन का वेट जो है 17 to 118 kgs है. ठीक. तो वहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच की निडल यूज़ करते हैं. ठीक. थर्ड में हमारे पास क्राइटेरिया आता है कि वुमेन जिनका वेट ग्रेटर देन 100 kgs है और मैन जिनका वेट 118 किलो से ज़्यादा है, वहाँ पे हमें 1.5 इंच की निडल से बड़ी निडल यूज़ करनी होती है, मतलब 1.5 इंच तक की निडल यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर आर, फर्स्ट इज़ मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियक फिलिंग प्रेशर्स. सेकेंड इज़ रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, उसके लिए भी हम सेंट्रल वीनस कैथेटरिंग करते हैं. थर्ड इज़ टू एडमिनिस्टर TPN. TPN मीन्स टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन. ठीक है. फोर्थ इज़ इंसर्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर और ट्रांसवर्स स्पेसिंग वायर्स, ट्रांसवीनस स्पेसिंग वायर्स. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर और ट्रांसवीनस स्पेसिंग वायर्स. ठीक है. फिफ्थ आता है हमारे पास एस्पिरेशन ऑफ एयर एम्बोलस के लिए भी वी गो फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटर. ये तो हमारे पास क्वेश्चन से हमने सिलेक्ट किए हैं. नाउ लेट्स गो विद द थ्योरी कि आइडियल में क्या रहता है. इंडिकेशंस फॉर सेंट्रल वीनस कैनुलेशन आर, फर्स्ट मॉनिटरिंग द कार्डियक फिलिंग प्रेशर्स, कार्डियक फिलिंग प्रेशर मॉनिटरिंग. सेकेंड इज रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, RAF. थर्ड इज IV administration of drugs or fluids that are potentially damaging to peripheral veins or that are vasoactive और parenteral nutrition. Total parenteral nutrition दे सकते हैं या vasoactive drugs भी हम इससे दे सकते हैं. Fourth is insertion of pulmonary artery catheter और transvenous pacing wires. ठीक. फिफ्थ आ गया हमारे पास aspiration of air embolus. ठीक. सिक्स्थ आ गया access for hemodialysis और hemofiltration kidneys के लिए. सेवन्थ इज वीनस एक्सेस इन इंस्टेंस ऑफ डिफ़िकल्ट पेरिफेरल वीनस एक्सेस, जहाँ पे वीनस एक्सेस नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे भी हम सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा देते हैं. सेवन्थ इज अरेंजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर IM इंजेक्शन इज़ द करेक्ट ऑर्डर. इसमें भी वही अरेंजमेंट वाला स्टेप चलेगा और कुछ भी करने से पहले पेशेंट का कंसेंट और उसको प्रोसीजर समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लीगल लफड़ों में ना पड़े. Question is biggest disadvantage of the device that is shown in the image is what. ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो ड्रग है दैट इज़ डिपॉजिटेड इन द ओरोफेरिंग्स, क्योंकि जितने भी इन्हेलर्स हम यूज़ करते हैं वो सारे हम मुंह के थ्रू इन्हेल करते हैं, नाक से नहीं करते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर ड्रग जो है वो हमारा ओरोफेरिंग्स के अंदर ही जाके अटक जाता है और बहुत कम क्वान्टिटी में ड्रग जो है नीचे जाता है, मतलब ड्रग की वेस्टेज हो रही है यहाँ पे. दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ inhalers. Okay, now this is an image of metered dose inhaler. इसको क्या बोलते हैं? metered dose inhaler. It uses propellants and deliver a specific dose of drug in a form of a spray per actuation. हर एक
एक्चुएशन या हर एक यूज़ के साथ एक डेफिनेट डोज ऑफ ड्रग डिलीवर करता है टू द पेशेंट. इट इज़ कन्वीनियंट फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट आर पोर्टेबल अनलाइक नेबुलाइजर्स दैट आर यूज बेड साइड. नेबुलाइजर जो होते हैं उन्हें हम बेड साइड पर यूज़ करते हैं, और ये जो इन्हेलर होते हैं इनको हम पोर्टेबली यूज़ कर सकते हैं. द डिवाइस एक्चुएशन हैज़ टू बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड विद डीप इंस्पिरेशन विच मैनी पेशेंट्स आर अनेबल टू लर्न. जब इसके साथ का इन्हेलर ये रिलीज़ करता है ड्रग को, तब हमें डीप इनहेल करना होता है, ठीक है, जो कि हमें पेशेंट को बताना और समझाना चाहिए और सिखाना भी चाहिए. फोर्थ आता है एफिकेसी ऑफ द एरोसोलाइज्ड ड्रग डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज. 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर पार्टिकल साइज और 1 to 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज डिपॉजिट on bronchioles and effectively deliver the drug. The larger particles settle in the oropharynx, while the final particles, even final particles जो 1 mm से भी, जो 1 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होंगे, वो अगली सांस के साथ ही एक्सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है. Only 4 to 10% of the drug reaches the correct site of action and a considerable fraction is swallowed. जो ओरोफैरिंक्स में रह गया वो निकल लिया और कुछ बाहर चला गया, तो हमारे पास सिर्फ 4 से 10% ड्रग ही है जो एक्चुअली में उस जगह पे पहुंचता है जहां उसे काम करना है. हेंस टू रिड्यूस द सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स ड्रग विद लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी शुड बी यूज. ठीक है. नाउ स्पेसर डिवाइसेस दे इम्प्रूव द स्वैलोड इनहेल्ड ड्रग रेशियो. उसमें मतलब हैवी पार्टिकल्स में हम स्पेसर डाल देते हैं, ठीक है. मतलब एक हिसाब से हम एक्सीपिएंट्स को ही एडजस्ट कर रहे हैं ताकि ड्रग डिलीवरी ज़्यादा हो और हमारा जो वेस्टेज है या फिर जो ड्रग स्वैलो हो जा रहा है वो कम से कम हो, ठीक है. Question is in ECG the S wave represents the depolarization of ventricles. सिंपल चार्ट है हमारे पास. P वेव जो होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करती है. एट्रियल डीपोलराइजेशन. जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है दैट शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक. स्मॉल क्यू वेव जो है कॉरस्पॉन्ड करती है टू डीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. स्मॉल क्यू वेव depolarization of interventricular septum. Q wave also can relate to breathing and are generally small and thin. They can also generate a signal. An old myocardial infarction can also be diagnosed by a Q wave. In this case the Q wave is wide. अगर MI के पेशेंट है तो उसमें Q wave wide हो जाती है, ठीक. R wave जो है वो depolarization शो करती है. Depolarization को शो करती है of the main mass of ventricles. Hence it is the largest wave, ठीक. मेन मास वेंट्रिकल्स का आर वेव चल रही है. एस वेव इट सिग्निफाइज द फाइनल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. एस इज फाइनल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है. एस टी सेगमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज एस टी इंटरवल इज द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड द स्टार्ट ऑफ टी वेव. इट रिफ्लेक्ट्स द पीरियड ऑफ जीरो पोटेंशियल बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है. एस टी सेगमेंट हमारे पास ये चीज़ शो करता है कि जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है उसके बीच में क्या पोटेंशियल है, ठीक है. जीरो पोटेंशियल जो है वो शो कर रहा है. टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन एंड ऑटिक क्लोजर. टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. मतलब वेंट्रिकुलर अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, अब रिलैक्स कर रही है. रीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्स कर रही है और ऑटिक क्लोजर हो जाती है, ठीक है. टी वेव दो चीज़ें शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन प्लस ऑटिक क्लोजर. Aortic repolarization is obscured by the large QRS complex. Atrial जो repolarization होता है वो QRS complex के नीचे छुप जाता है. Next, sore taste, heartburn, erosion of the teeth, excessive saliva, esophageal ulcers are the features of. These are the features of gastroesophageal reflux disease. Okay, the gastroesophageal reflux disease, there is an abnormal reflux of gastric acids into the esophagus and mouth that causes following signs and symptoms. First is heartburn. Heartburn और regurgitation करवा रहा है, फर्स्ट साइन होता है GERD का. Second is esophagitis. Esophageal soreness, esophageal ulcers, esophageal bleeding, strictures, and extreme cases esophageal adenocarcinoma can be seen in the cases of gastroesophageal reflux disease. Chronic cough हो जाता है, laryngitis, asthma हो जाता है. Dental erosions हो जाती है, hypersalivation with reflux हो जाता है, sour taste, खट्टा टेस्ट आना शुरू हो जाता है. Less commonly dysphagia हो जाता है इसमें,
Okay, there is a chest pain less commonly. Treatment includes indefinite treatment with proton pump inhibitors. Indefinite treatment होती है with proton pump inhibitors और H2RA S2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दिया जाता है, ठीक है, फॉर सिम्टम कंट्रोल दिया जाता है. दोनों चीज़ें सिम्टम कंट्रोल के लिए देते हैं. विटामिन B12 डेफिशिएंसी and iron deficiency is seen with chronic use of these drugs, that is proton pump inhibitors and H2RA drugs, ठीक है, due to their malabsorption. ठीक. Susceptibility to Clostridium difficile colitis increases too. जो Clostridium difficile है colitis, मतलब Clostridium difficile बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन जो कि डैमेज कर देती है इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, ठीक है. अब क्या होता है कि यूजुअली हम एंटीबायोटिक बगैर पूछे मांगे ले लेते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है कि नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाता है लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ज़्यादातर ओवरग्रो कर जाता है. दैट कॉजेज डायरिया, अब्डोमिनल पेन एंड इन सीवियर केसेस सूडो मेम्ब्रेनस येलो वाइट पैचेज इन द कॉलन लाइनिंग. अब गर्ड में हमारे पास जो कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है बहुत ज़्यादा, उसका रिस्क इंक्रीज़ कर जाता है. नेक्स्ट इन MRSA व्हाट कैन बी यूज्ड, ठीक है. MRSA होता है मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. अगर MRSA हो गया है तो हमारे पास वैंकोमाइसिन यूज़ की जा सकती है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है. 4 ऑप्शन हमारे पास कॉट्रीमॉक्सोजोल है, क्लिंडामाइसिन है, पेपरासिलिन है और लास्ट इज वैंकोमाइसिन है. अगर रेजिस्टेंस हो गया तो वी विल यूज़ वैंकोमाइसिन. सी मेथिसिलिन, इट इज़ अ ड्रग दैट इज़ हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट. जो पेनिसिलिन को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम होती है पेनिसिलिनेज, उससे रेजिस्टेंट होता है मेथिसिलिन, ठीक है. इट इज़ एन इंजेक्टेबल नॉन एसिड रेजिस्टेंट ड्रग. मेथिसिलिन एक इंजेक्टेबल नॉन एसिड रेजिस्टेंट ड्रग है. MRSA क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ड्रग ऑफ चॉइस विद द पैथोजन, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पीनाम. It is given for bacteroids. Impinam is given for bacteroids. Second is vancomycin. Vancomycin हमारे पास MRSA के लिए दिया जाता है. Vancomycin for MRSA. ये प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं बनने देता और इससे सेल वॉल नहीं बनती. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेफिट्राइक्सॉन. सेफिट्राइक्सॉन इज गिवन इन क्लेब्सेला. सेफिट्राइक्सॉन इज गिवन इन क्लेब्सेला. चौथा है मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल इज गिवन इन जोल्स, मतलब H. pylori का इन्फेक्शन है, ठीक है. मेट्रोनिडाजोल इन वर्म्स, सेफिट्राइक्सॉन इन क्लेब्सेला, वैंकोमाइसिन इन MRSA एंड इम्पिनाम इन बैक्टीरियोइड्स. इमीपिनाम IMIPEMNAM. फर्स्ट वी हैव इज इमीपिनाम, ठीक है. इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक दैट इज़ फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एंटीरोबैक्टीरियसी family, Aeruginosa, Listeria and anaerobes like Bacteroides fragilis, Clostridium difficile. It is resistant to most beta lactamases and it inhibits the penicillinase production by Staphylococci, ठीक है. ये पेनिसिलिनेज की प्रोडक्शन भी कम कर देता है जो कि स्टेफाइलोकोकाई प्रोड्यूस करता है. पेनिसिलिनेज हमारे पास एंजाइम होती है जो पेनिसिलिन को ब्रेक डाउन करती है बॉडी के अंदर, ठीक है. तो बेसिकली एंटीबायोटिक एक्शन जो है पेनिसिलिन का ये बढ़ा सकती है. देखो वैंकोमाइसिन इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, एंटेरोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, नेजीरिया, क्लॉस्ट्रीडिया एंड डिप्थेरॉइड्स. हाउएवर ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस एंटीबायोटिक हमारे पास वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाली स्पीशीज़ भी आ गई हैं. वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस ईफिकम FAECIUM फेसियम वाली स्पीशीज़ भी आ गई हैं और वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट ईफिकालिस वाली स्पीशीज़ भी अब इमर्ज कर गई हैं. नेक्स्ट इज सेफ्ट्राइक्सॉन. इसका गुड CSF पेनिट्रेशन होता है. इट इज़ यूज फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. सेफ्ट्राइक्सॉन इज यूज फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मल्टी रेजिस्टेंस टाइफॉइड, गोनोरिया एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ UTIs आर ऑल्सो मैनेज्ड बाय सेफ्ट्राइक्सॉन ईजिली, ठीक है. एब्डोमिनल सेप्सिस, सेप्टिसीमिया के अंदर भी इनको देते हैं. लाइक अदर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, सेफ्ट्राइक्सॉन्स हैव हाईली ऑगमेंटेड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली जो भी हमारी ई कोलाई, क्लेब्सेला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, प्रोटियस स्पीशीज़, इनके अगेंस्ट जो है वो हमारा सेफ्ट्राइक्सॉन काम कर लेता है ढंग से. दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया.
नॉट सो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो सेफ्ट्राइजोन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता जितना वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक्टिव होता है, सेफ्ट्राइजोन। फोर्थ इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमीबिसाइड, अमीबिसाइड है ये, इफेक्टिव अगेंस्ट ट्राइकोमोनास, प्रोटोजोआ इंक्लूडिंग जियार्डिया लैम्बलिया एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज लाइक बैक्टीरिया फ्रैजालिस, फ्यूजोबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, एच पाइलोरी एंड एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर इफेक्टिव जो है हमारे अमीबिसाइड्स के लिए, मतलब वर्म्स वगैरह के लिए ज़्यादातर इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज मैच द एड्रेनलिन कंसंट्रेशन विद देयर यूजेस। सबसे पहले हमारे पास अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है तो 1:1000 की कंसंट्रेशन दी जाती है IM, ठीक है, और सेम कंसंट्रेशन हमें हीमोस्टैसिस अचीव करने के लिए भी दी जाती है, दैट इज़ 1:1000, लेकिन यहाँ पे लोकल कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर CA या MI होता है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो 1:10,000 की कंसंट्रेशन दी जाती है। ठीक है, IV दी जाती है CA के अंदर। अगर LA के साथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वी विल गिव 1:1 लाख की कंसंट्रेशन एंड दैट टू इन अ लोकल इन्फिल्ट्रेशन। Let's talk about individual uses. Therapeutic uses of adrenaline. First is anaphylactic shock. Adrenaline 0.5 mg, that is 0.5 ml of 1:1000 solution IM is given, that raises the blood pressure and counteracts the bronchospasm, laryngospasm in the anaphylactic shock. ठीक है, this is repeated every 5 to 10 minutes if the improvement is not seen or is the improvement is in transient stages. तो उसको रिपीट करना पड़ता है हर 5 से 10 मिनट बाद। नेक्स्ट इज विद लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के साथ वी विल गिव 1:1 लाख की कंसंट्रेशन फॉर इन्फिल्ट्रेशन। इसमें हमारे पास नर्व ब्लॉक आ जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया आ जाता है। इट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड रिड्यूसेस द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये ब्लीडिंग भी कम करवा देगा बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। थर्ड फॉर लोकल हीमोस्टैसिस कंट्रोल फ्रॉम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक एपिस्टैक्सिस। हमारे पास 1:1000 की कंसंट्रेशन में हम इसको गॉज के ऊपर लेते हैं। ऑल्सो 0.002% to 1% एड्रेनलिन कैन ऑल्सो बी यूज टॉपिकली। ठीक है, और इसको कॉटन या गॉज के ऊपर रख के हम डायरेक्ट जो भी हमारा वुंड का साइट है उसके ऊपर कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक्यूशन, PEA वेंट्रिकुलर एसिस्टॉल, स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम। PEA का मतलब होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है मगर कोई पल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पूरा पंप प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहे हैं जो कि ढंग से नहीं पूरे हार्ट को पंप नहीं करवा पा रहे, वहाँ पे भी एड्रेनलिन यूज़ होता है। हेयर एड्रेनलिन इज गिवन इंट्रावीनस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ रिससिटेशन आर ऑल्सो एडजंक्ट अलॉन्ग विद एड्रेनलिन। 1:10,000 की कंसंट्रेशन दे रहे हैं, सेंट्रल वीनस इंजेक्शन देंगे या सेंट्रल लाइन में हम लगा देंगे एज बोलस। ठीक, यहाँ बोलस का मतलब होता है कि हम एक ही बार में इंजेक्शन को जो है वो पूरी लाइन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर देते हैं एक ही बारी में, दैट इज़ नोन एज अ बोलस फॉर्म। और भी यूजेस होते हैं एड्रेनलिन के, थोरैसिक ट्रॉमा, ओपन थोरैकोटोमी एंड कार्डियक अरेस्ट। तो उसमें IV रूट से एड्रेनलिन दिया जाता है। इंट्राकार्डियक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिजर्व्ड ओनली फॉर open cardiac massage or in extreme emergencies when other routes of administration are not available. ठीक है, the risk of intracardiac injection include myocardial puncture, cardiac tamponade, coronary artery rupture and pneumothorax. ठीक है, and there is a need to cease the chest compression and ventilation when you are injecting the adrenaline. जब एड्रेनलिन का इंजेक्शन देगा तब हमें जो चेस्ट कंप्रेशन है और वेंटिलेशन है उसको रोक देना है। ठीक है, नेक्स्ट, adrenaline 1:1000 or 1:10,000 is injected directly into the left ventricle. Cardiac compression should be discontinued temporarily while intracardiac administration occurs to prevent the injury to the person performing chest compressions. ठीक है, मतलब जो इंट्राकार्डियक एडमिनिस्ट्रेशन तब करते हैं ताकि जो बंदा चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है उसको कोई इंजरी ना हो। नेक्स्ट, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो रहा है, अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया, खाना खाया नहीं, इवन दो द ग्लूकोज शुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल, एड्रेनलिन मे बी यूज्ड एज एन एक्सीपिडेंट मेजर फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट, सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस जिसमें इंटरमिटेंट IV डोज, सबक्यूटेनियस डोज, इंट्रामस्कुलर डोज और इंट्राऑशियस डोज जो है वो एड्रेनलिन की दी जाती है एज एन एडजंक्ट।
नेक्स्ट परसिस्टेंट हाइपोटेंशन एंड शॉक ड्यूरिंग सर्जरी, वहाँ पे भी इंटरमिटेंट आईवी या कंटिन्यूस आईवी इंफ्यूजन एड्रेनलिन की दी जाती है। नेक्स्ट इज लैरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, या इसको क्रूप भी बोल सकते हैं हम, CROUP। इसमें नेबुलाइज डोज, जो मतलब नाक से ले सकते हैं, मुंह से, सांस से ले सकते हैं, 0.05 to 0.1 ml पर kg ऑफ डोज इज़ गिवन। ठीक है, इसमें 2.25% रेसमिक एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम डोज 0.5 ml पर डोज आती है। इसको डाइल्यूट किया जाता है टू 2 to 2.5 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर, और फिर नेबुलाइजर से इसको दिया जाता है। हर 20-20 मिनट के अंदर लैरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या क्रूप वाले पेशेंट में एड्रेनलिन दिया जाता है। अदर रूट्स इंक्लूड इंट्राऑशियस रूट इन चिल्ड्रन, endotracheal route in intubated patients when other routes are not available. इंट्राऑक्यूलर मतलब आँख से भी एड्रेनलिन दिया जाता है, कब? जब हमें ऑक्यूलर सर्जरी करनी पड़ती है, ड्यूरिंग ऑक्यूलर सर्जरीज। ठीक है, ताकि वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन करवा सकें मसल्स की। नेक्स्ट, आइसोनियाजिड causes deficiency to which vitamin leading to seizures in tuberculosis patient? तो vitamin that is affected is pyridoxine. See, vitamin B6, it is also known as pyridoxine. It is a water-soluble vitamin needed for protein metabolism, neurotransmitter synthesis, जैसे कि GABA, सेरोटोनिन, ये सब हमारा vitamin B6 करवाता है। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है, तो एक हिसाब से ब्लड की फॉर्मेशन भी करवा रहा है, और ग्लूकोज की रेगुलेशन भी vitamin B6 जो है वो करवाता है। अब पायरिडॉक्सिन हमारे पास जो इलियम होती है पेशेंट की या जेजनम होती है, उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब INH हम खा रहे हैं तो ये जो अब्जॉर्प्शन है इलियम के अंदर, ये INH के साथ मिलके विटामिन B6 बना देता है इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, जिसे बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है। ठीक है, नॉर्मली इन द बॉडी पायरिडॉक्सिन दैट इज़ विटामिन B6 इज़ कन्वर्टेड इनटू PLP, पायरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट जो है वो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 का, जो बॉडी यूज़ कर पाती है। अब ये जो एंजाइम है इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, PLP जो बन रहा है पायरिडॉक्सिन से, ये नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आइसोनियाजिड इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे ये रिएक्शन नहीं हो पाता। तो विटामिन B6 जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाता। एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तो बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी, और इससे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ये अनयूटिलाइज फॉर्म में ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस देयर आर मेनी एडवर्स इफेक्ट्स दैट आर सीन विद आइसोनियाजिड। सबसे पहले आता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द आइसोनियाजिड इज पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसमें कि हमारे पास पेरिफेरीज जो होती हैं उसके न्यूरॉन्स ढंग से काम नहीं कर पाते। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, जैसे कि पैरास्थीसिया हो जाएगा, नमनेस हो जाएगी, मेंटल डिस्टर्बेंस एंड कभी कभार कॉन्वुलेशंस, ये दौरे भी पेशेंट को पड़ सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन यूटिलाइजेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6, और इसका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में होता है, इंक्रीज हो जाता है एक्सक्रीशन इन यूरिन। टू प्रिवेंट दिस पायरिडॉक्सिन प्रोफाइलैक्सिस इज गिवन एट द रेट ऑफ 10 मिलीग्राम पर डे। हम विटामिन B6 जो है वो 10 मिलीग्राम पर डे देते हैं, मतलब हायर डोजेज देते हैं विटामिन B6 की। एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी इज डन विद विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन ऑफ डोज 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इतनी ज़्यादा मल्टीफोल्ड हाई डोज देनी पड़ती है हमें, ताकि हम पेरिफेरल न्यूराइटिस को कवर कर सकें या उसको कम कर सकें। इन द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स, सेकेंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड इज हेपेटाइटिस। Like other ATT drugs, anti-tubercular drugs, the more common in older and alcoholic people, hepatitis is also seen. ठीक है, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास रैशेज आ जाते हैं, फीवर आ जाता है, एक्ने आ जाता है, एंड आर्थ्रेल्जी आ जाता है, थकान पेशेंट को फील होती है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास आइसोनियाजिड की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आइसोनियाजिड बेसिकली लिवर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो उसका प्रोसेस जो होता है उसमें हम टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है वो लिवर को डैमेज करते हैं। ठीक है, और अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे अल्कोहल यूज़ है, या प्री एग्जिस्टिंग कोई एसिटाइलेटर पेशेंट ले रहा है, ठीक है, या फिर स्लो एसिटाइलेशन पेशेंट के अंदर होती है जेनेटिक रूप से, तो वहाँ पे लिवर डैमेज या हेपेटाइटिस बहुत ईजिली सीन देखा जाता है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट डाइजीन वगैरह ले रहा है डाइजेस्टिव उसके लिए, एसिडिटी के लिए, तो वहाँ पे उसमें होती है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ आइसोनियाजिड के साथ मिलता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता, ये दोनों मिलकर एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसके साथ साथ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो टीबी के ड्रग्स में हम देते हैं, वो इसका आइसोनियाजिड का ब्रेकडाउन स्लो कर देता है।
ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड के अंदर आइसोनियासिस ज़्यादा टाइम तक रहता है, हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ कर जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसके साथ साथ ये फेनाटॉइन, कार्बाजेपाइन, डाइज़ेपैम और वारफेरिन का लेवल जो है उसको कम कर देता है, उनकी अब्जॉर्प्शन ही कम कर देता है। इन ड्रग्स को खाने का मतलब नहीं है आइसोनियासिस के साथ, बिकॉज दे विल कॉज ड्रग इंस्ट्रैक्शंस एंड विल ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। अलॉन्ग विद दिस ये बॉडी में इनको ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ब्लड के अंदर इनके लेवल्स बढ़ा देगा। तो इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे फेनाटॉइन का होता है एटैक्सिया, निस्टैग्मस, स्लश स्पीच। कार्बाजेपाइन का साइड इफ़ेक्ट होता है डिजीनेस, हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम लेवल कम कर देता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर देगा इनकी। डाइज़ेपैम की इंक्रीज़ लेवल कर देगा ब्लड के अंदर, जिससे कि एक्सेस सेडेशन हो जाएगी। वारफेरिन के लेवल्स ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर देगा, जिससे कि सीवियर ब्लीडिंग का चांस इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि INR जो है हमारा, अगर वारफेरिन इंक्रीज़ करेगा ब्लड के अंदर तो INR सीधी सी बात है इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सो ब्लीडिंग का चांस भी इंक्रीज़ कर जाता है। दीज आर ऑल ड्रग इंटरेक्शन कॉज्ड बाय आइसोनियासिस। नेक्स्ट, विच ड्रग डज नॉट अफेक्ट द सेल मेम्ब्रेन्स? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, एजोल्स, पॉलीमिक्सिन, वैंकोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो एजोल्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, पॉलीमिक्सिन ऑल्सो अफेक्ट्स, वैंकोमाइसिन ऑल्सो अफेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन। ओनली मेट्रोनिडाजोल डज नॉट अफेक्ट द सेल मेम्ब्रेन्स बिकॉज मेट्रोनिडाजोल्स दे आर नोन टू अफेक्ट द DNA फंक्शन, वो DNA फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। एजोल्स जो होते हैं हमारे पास वो इनहिबिट करते हैं फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम, लैनोस्टिरोल 14 डाइमिथाइलेज एंजाइम एंड दस इम्पेयर अर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। अर्गोस्टिरोल नहीं बनता तो हमारे पास मेम्ब्रेन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है इन द फंगस, तो ये मतलब मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में ही छोटे छोटे पोर्स बना देता है, जिसकी वजह से लीकेज शुरू हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तीसरा आता है वैंकोमाइसिन। ये सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देता, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होता तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट में आ जाती है, पहली लाइन ऑफ प्रोटेक्शन ही सेल मेम्ब्रेन रह जाती है, तो उसके ऊपर अटैक ईजी होके सेल मेम्ब्रेन भी डिसरप्ट हो जाती है, ठीक है। सो दीज ऑल 3 आर वर्किंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज गिवन जेंटामाइसिन विद पेनिसिलिन फॉर एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड? आंसर है ओनली जेंटामाइसिन शुड बी मॉनिटर्ड ड्यू टू द लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ जेंटामाइसिन। मतलब अगर जेंटामाइसिन का जो रेंज है जिसमें वो काम कर सकता है और टॉक्सिसिटी दे सकता है वो बहुत कम है, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड के नीचे जेंटामाइसिन काम नहीं करेगी पूरा, बीच में एक छोटी सी रेंज है जिसको हम बोलते हैं एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स, और अगर इस रेंज से ज़्यादा जेंटामाइसिन होता है तो वो टॉक्सिसिटी सिम्टम कॉज करता है, तो इसीलिए हमें जेंटामाइसिन की डोज को मॉनिटर करना पड़ता है। देखो, पेनिसिलिन हम हमेशा टेस्ट डोज लगाने के बाद ही देते हैं ताकि एनाफाइलेक्सिस के चांसेस बिल्कुल कम रहें, ठीक है, और क्लिनिकल मैनेजमेंट ईजी हो जाए। ऑल्सो पेनिसिलिन डज नॉट नीड एनी मॉनिटरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार पेनिसिलिन एडमिनिस्टर कर दिया, एनाफाइलेक्सिस का वो नहीं हुआ, ठीक है, ये टेस्ट डोज पे नहीं हुआ, कुछ भी टेस्ट डोज पे नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि बाद में भी नहीं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर करने के बाद उसको मेंटेन करना ईजी रहता है। लेकिन जेंटामाइसिन ऑन द अदर हैंड हैज़ अ लो थेरेप्यूटिक रेंज, इसलिए उसको मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सीरम जेंटामाइसिन कंसंट्रेशन एंड द रीनल फंक्शन दे शुड बी मॉनिटर्ड इफ जेंटामाइसिन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर मोर देन फ्यू डेज इफ़ द रीनल फंक्शन इज चेंजिंग। एग्जाम्पल, अगर सेप्सिस वगैरह है वहाँ पे अगर रीनल फंक्शन चेंज कर रहा है तो जेंटामाइसिन को बहुत ध्यान से देना होता है, ठीक है। ट्रफ कंसंट्रेशन अबव 2 माइक्रोग्राम पर ml indicates accumulation of the drug in the body that is associated with the toxicity symptoms, ठीक है। और अगर ये ट्रफ कंसंट्रेशन क्रॉस हो जाती है तो हमें इसको ड्रग की डोज को लोअर करना होता है बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये हमारा रीनल सिस्टम उड़ा देती है। बेसिकली व्हाट जेंटामाइसिन विल डू, इट विल कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी करवा देगी। इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा देता है, ठीक है, जिसको कि हम ब्लड टेस्ट या फिर बॉडी टेस्ट जो होते हैं उसमें ब्लड क्रिएटिनिन हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। यूरिन आउटपुट, अब PCT जो है वो डैमेज हो गई है तो यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटो मीन्स ईयर, ठीक है, कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल दोनों पे फ़र्क पड़ता है। कॉक्लिया में अगर कोई फ़र्क पड़ेगा देन दिस विल लीड टू हियरिंग लॉस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेफ्रॉन से जो टॉक्सिसिटी वाली चीज़ें हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जा रही हैं,
जो जेंटामाइसिन है वापस से रीज़ा होगी, ईयर में जाएगी, कॉकलिया के ऊपर जाएगी, हियरिंग लॉस करवाएगी एंड देयर विल बी अ टिनिटस, पेशेंट विल रिपोर्ट विद टिनिटस, कानों में टूं की आवाज़ आएगी। अलॉन्ग विद दिस वेस्टिब्यूल को भी डिस्टर्ब करेगी और वर्टिगो, उल्टी आने का मन करेगा पेशेंट को, बैलेंस लूज़ करने का मन करेगा, चक्कर आने लगेंगे उसको, ठीक है। और ऑटोटॉक्सिसिटी परमानेंट भी हो सकती है अगर जो हमारी डोज है उसे ठीक ना किया गया तो। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी करवाती है। जेंटामाइसिन इंटरफेस विद द एसिटाइलकोलिन रिलीज, ठीक है। एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ के साथ अफेक्ट कर रही है तो बेसिकली मसल मूवमेंट जो है उसका सिग्नल्स उनको अफेक्ट करेगी, ठीक है। दैट कैन कॉज वीक मसल वीकनेस एंड रेस्पिरेटरी डिफनेस, ठीक है। स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों पे ये वीकनेस शो करवाती है। स्मूथ मसल्स इफेक्ट करवाएगी तो हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, ठीक, जो इनवॉलंटरली काम कर रही हैं, वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्परेशन का ज़्यादा चांस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी, अगर प्रेग्नेंट है, फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, राइट, देन देयर विल बी फीटल टॉक्सिसिटी दैट कैन कॉज हियरिंग लॉस इफ द फीटस इज इन द फीटस, बच्चे के अंदर हियरिंग लॉस हो सकता है, द चाइल्ड कुड बी बॉर्न डेफ, ऑलराइट। सो दैट इज़ वाई हमें जो जेंटामाइसिन है वो ट्रफ लेवल्स दैट इज़ 2 माइक्रोग्राम पर ml इस डोज से कम रखना पड़ता है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन विद हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट इज़ व्हाट? तो आंसर इज़ रेबीज, ऑलराइट। बाकी 4 ऑप्शन है H5N1 वायरस, इबोला वायरस, निपा वायरस, ऑलराइट। बट रेबीज़ में हमारे पास मोर्टालिटी रेट मैक्सिमम रहता है। इनिशियल बाइट के बाद जो एंटी सीरम वाले इंजेक्शन होते हैं उनका पूरा कोर्स हमें पेशेंट को करवाना होता है, नहीं तो रेबीज़ में मोर्टालिटी रेट इज़ ऑलमोस्ट 100%। मोर्टालिटी रेट्स की बात कर लेते हैं। अगर रेबीज़ हमारे पास अनट्रीटेड रहता है दैन देयर इज़ मोर्टालिटी रेट ऑफ 100%। इफ़ इबोला वायरस वी टॉक अबाउट, इट्स 83 to 90%। फॉर H5N1 देयर इज़ 60% ऑफ मोर्टालिटी रेट। सबसे कम इनमें से निपा वायरस का है, दैट इज़ 40 to 75%, राइट। सबसे कम निपा, देन वी हैव H5N1, देन वी हैव इबोला, देन वी हैव रेबीज़ इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वेक्टर बॉर्न डेंगू फीवर। इसका सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? इट इज़ फीमेल एडीज मस्कीटो, ठीक है। डेंगू इट इज़ फेब्राइल इलनेस कॉज बाय डेंगू वायरस, दैट इज़ DENV। सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, फैमिली इज़ फ्लैविविरिडी, इट्स ट्रांसमिटेड बाय द मस्कीटोज। The principal vector is mosquito Aedes aegypti, which breeds in the standing water collections of water containing systems, ठीक है। वाटर बेस्ड एयर कूलर्स, टायर डंप्स, या फिर जहाँ पे भी हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है इन्वायरमेंट में या लार्ज सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे हमारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। कॉमन नेम फॉर डेंगू फीवर इंक्लूड ब्रेक बोन फीवर, जो कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है। ब्रेक बोन फीवर, इसमें हमारे पास वॉमिटिंग होती है, इसको डैंडी फीवर भी बोलते हैं। कभी कभार हेमोरेजिक फीवर भी आता है अलॉन्ग विद ब्लड, ऑलराइट। एंड देयर इज़ अ डेंगू शॉक सिंड्रोम, दे आर सीवियर फॉर्म्स ऑफ डेंगू फीवर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और टारगेट एंटीजेंस इज यूज फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन? तो द आंसर इज L1. See, the antigen that is used in HPV vaccines is the L1 major capsid protein, which is the main outer shell of the virus, ठीक है। L1 मेजर कैप्सिड प्रोटीन आउटर सेल ऑफ वायरस होती है HPV वैक्सीन के अंदर। द L1 प्रोटीन कैन असेंबल इटसेल्फ इनटू वायरस लाइक पार्टिकल्स। दीज लुक लाइक रियल वायरस फ्रॉम द आउटसाइड बट दे कंटेन नो वायरल DNA, इसलिए कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकते ये। दीज वायरल लाइक पार्टिकल्स ट्रिगर द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू मेक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, ठीक है। इसीलिए हम ये जो वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें L1 प्रोटीन होता है, VLPs, इनको देते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन पाए एज अ वैक्सीन। ये ट्रिगर करके IgG एंटीबॉडीज़ का जनरेशन करवाती है, ठीक। और इसकी जो 3 VLP वैक्सीन्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। एक 16/18 है, एक 6, 11, 16, 18 है। ये सिर्फ नाम दिए हुए हैं इनके, ठीक है। द L1 प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया यीस्ट की फर्मेंटेशन से बनाते हैं। 9VHPV वैक्सीन, इसको प्योरली यीस्ट प्रोटीन से बनाया गया है, 9VHPV वैक्सीन को, ठीक है।
Next, same antigens injected in the mouse lead to different antibodies by different VDJ combinations according to the microenvironment of the B cell. This phenomena is called as, आंसर है क्लास स्विचिंग. ठीक है, सेम एंटीजेंस इंजेक्टेड इनटू द माउस लीड टू डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट वीडीजे. वीडीजे का मतलब है कि जो वेरिएबल सेगमेंट है और जो डाइवर्सिटी सेगमेंट है और जो ज्वाइनिंग सेगमेंट है ऑफ द डीएनए, वो अलग अलग तरीके से ज्वाइन करके एक डिफरेंट तरीके का एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बी सेल, कि कौन से इन्वायरमेंट में हमारे पास बी सेल जो है वो प्रेजेंट है. इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्लास स्विचिंग. मतलब जिसका हिसाब का हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट है उसी हिसाब से सेम एंटीजन अगर इंजेक्ट किया जाए किसी माउस के अंदर तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं. There are 5 classes of antibodies that are B cell antibodies that can be IgA, IgD, E, G and M. Initially all B cell antibodies contain IgM antibody or they carry IgM antibody specific for specific antigen. ठीक है, बट द क्लास एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट. जो क्लास एक्सप्रेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट ऑफ बी सेल आफ्टर एक्टिवेशन, कि एक्टिवेशन के बाद वो किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये चेंज कर जाती हैं. द इन्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय CD4 T cells इन द एरिया और द पैथोजेंस दैट आर डायरेक्टली सिग्नलिंग द बी सेल्स. ठीक है, एग्जाम्पल अगर म्यूकोजल सरफेस की बात करें तो CD4 T cells will often produce TGF beta cells which drive the B cells to produce IgA. ठीक है, अब मतलब हमारे पास IgA प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे लास्ट में. वेराज अगर एलर्जी की बात करें या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात करें देन देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 3, जिससे कि बी सेल्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं टू प्रोड्यूस IgE. ठीक है, पहले हमारे पास बीटा सेल्स ने अगर ड्राइव किया था तो TGF बीटा सेल्स ने उसे IgA बनाया था. ऑफन दे प्रोड्यूस IgA अगर म्यूकोजल सरफेस पे कोई दिक्कत आ रही है तो. अगर एलर्जी होती है तो उसी केस में ये IgE बना रहा है. अब किस क्लास का एंटीबॉडी बन रहा है वो डिपेंड करता है कि हैवी चेन कौन सी एक्सप्रेस हो रही है. अल्फ़ा चेन हो रही है, डेल्टा चेन हो रही है, एप्सिलॉन चेन हो रही है, गामा चेन हो रही है, माइक्रो चेन हो रही है. इसी के बेसिस पे हमारे पास IgA बनता है, D बनता है, E बनता है, G बनता है और M बनता है. अल्फ़ा से A बनता है, डेल्टा से D बनता है, एप्सिलॉन से E बनता है, गामा जैसे से G बनता है और लास्ट में म्यू जो है म्यू विल फॉर्म M, IgM एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग क्लास और क्लास कॉम्बिनेशन और क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन ये सिर्फ नाम है. इज़ द प्रोसेस बाय विच द कांस्टेंट रीजन जीन इज स्वैप्ड फ्रॉम द म्यू IgM जीन. मतलब जो कांस्टेंट रीजन जीन होती है उसके अलावा ये म्यू है जो एक्सप्रेस कर रहा है. अब इस म्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, बॉडी जब इसको सब्स्टिट्यूट कर देती है तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग एंटीबॉडीज़ बनते हैं. ठीक है, रेपिटेटिव एरियाज ऑफ DNA नोन रीजन्स नोन एज स्विच रीजन्स आर फाउंड इन इंट्रॉन्स अपस्ट्रीम ऑफ ईच आइसोटाइप जीन which usually aid in formation of these antibodies and other enzymes to this site. Next, Sidex contains what? Sidex contains glutaraldehyde. All right. Glutaraldehyde is another name that is commercially available as Sidex. ठीक है, Sidex का जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन दैट इज ग्लूटाराल्डिहाइड. ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट ठीक रहता है, फंगाई के अगेंस्ट ठीक रहता है, वायरसेस के अगेंस्ट भी काम करता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, एंटेरोवायरस हो गया. ठीक है, इट ऑल्सो किल्स स्पोर्स. इट इज़ लेस टॉक्सिक एंड इरिटेंट टू आइज रादर देन फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड से कम टॉक्सिक है टू आइज एंड स्किन. ठीक है, इट इज़ द रैपिड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल दैट इज एक्सेप्टेड एज अ स्टरलेंट एंड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट. It can act in the presence of organic matter and does not damage plastics. जो हमारे पास ग्लूटाराल्डिहाइड है वो प्लास्टिक्स को डैमेज नहीं करता है, तो उसे उस कंटेनर में हम डिस्पेंस कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड एज 2% बफर्ड सॉल्यूशन. कितनी परसेंटेज होती है ग्लूटाराल्डिहाइड की या फिर साइडेक्स की? 2%. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्जरी इफ़ यू गेट अ प्रिक फ्रॉम HIV पॉजिटिव पेशेंट, व्हाट विल यू डू? ड्यूरिंग द सर्जरी हुआ तो एकदम से आप क्या करोगे? आप वॉश द वुंड थॉरली एंड लेट द जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसको निकलने देना है. ठीक है, उसको
चूसना नहीं है, उसको फ्लो करने दो और उसको जेंटली वॉश करो विद द वाटर एंड सोप, ठीक है। नाउ इफ यू सस्टेन अ नीडल स्टिक इंजरी, देयर सम एक्शंस दैट आर टू बी नीडेड टू बी टेकन इमीडिएटली, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, यू विल वॉश द वुंड विद रनिंग वाटर एंड सोप एंड लेट द ब्लड फ्लो आउट। जो निकल रहा है बाहर उसको बाहर जाने देना है। अलर्ट योर सुपरवाइजर and initiate a injury reporting system used in your workplace. Identify the source of the patient, ठीक है। उसका HIV पॉजिटिव टेस्ट एक उसका करवाना है, एक खुद का करवाना है, ठीक है। इसके साथ एक हेपेटाइटिस का B-C का टेस्ट तो बहुत ज़रूरी करवाना है, ठीक है। योर वर्कप्लेस विल बिगिन द प्रोसेस टू टेस्ट द पेशेंट बाय सीकिंग द कंसेंट। रिपोर्ट टू एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज और एमरजेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट। एमरजेंसी में जाके बाकी जो ट्रीटमेंट जो भी है वो लगवानी है। उसके बाद HIV का टेस्ट करवाना है उसी टाइम, एक हेपेटाइटिस B, एक हेपेटाइटिस C का, एक पेप करवानी है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द CDC गाइडलाइंस विच when the source patient is unknown, if the patient tests positive for HIV, then start the prophylaxis within 2 hours of exposure. कितने 2 घंटे ऑफ एक्सपोजर के विद इन हमें स्टार्ट करनी है। जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है दैट इज़ पेप, वो करवानी ही करवानी है, दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग खुद की लाइफ के लिए। सैनिटेशन इज़ यूजफुल एट विच ऑफ दीज लेवल्स। सबसे पहले बिफोर टचिंग द पेशेंट इट इज़ यूजफुल, आफ्टर टचिंग द पेशेंट्स अटेंडेंट इट इज़ यूजफुल, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग हमें इट इज़ यूजफुल, ठीक है। और सैनिटेशन के साथ ग्लव्स का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यू कैन नॉट गेट योर हैंड्स कम्प्लीटली सॉइल्ड विद बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है, फॉर योर ओन सेफ्टी। ये बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं फॉर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। सबसे पहले टचिंग द पेशेंट से पहले, बिफोर क्लीनिंग और एसेप्टिक प्रोसीजर टू द पेशेंट उससे पहले करना है, ठीक है। दीज आर क्रिटिकल साइट विद इन्फेक्शियस रिस्क फॉर द पेशेंट, ठीक है। यहाँ पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो सकता है और अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उससे आपको भी हो सकता है। तो इस जोन के अंदर आपको अपना पूरा सैनिटाइजेशन मेंटेन करनी है। तीसरे में क्या है, आपको एक बॉडी टच करने के बाद पेशेंट की बॉडी या फिर किसी फ्लूइड लीक को टच एक्सपोजर होने के बाद खुद को साफ करना है, सैनिटाइज करना है। 4th आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। 5th आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। आप लास्ट चीज़ उसकी फाइल वगैरह लिख के वहीं पे छोड़ के जा रहे हो टेबल पे, उसके बाद भी यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स। और अगर आपके हाथ बिल्कुल कंटामिनेट हो चुके हैं विद द पेशेंट्स फ्लूइड्स, ठीक है, गलती से भी हो गए हैं, देन आफ्टर विजिबल सॉइलिंग ऑफ द हैंड्स विद द पेशेंट्स बॉडी फ्लूइड्स, आइडियल तरीका की इज हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर रादर देन जस्ट सैनिटाइजेशन, टॉपिकल सैनिटाइजेशन, ठीक है। आइडियली यू शुड गो फॉर सोप एंड हैंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पैथोलॉजिकल टेस्ट विद द डिजीज, ठीक है। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया पहले। CB-NAT इज यूज फॉर COVID-19, ठीक है। CB-NAT की फुल फॉर्म होती है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट used for screening of COVID-19 infection for early diagnosis of infections like tuberculosis. ये early diagnosis कर देता है COVID-19 की। Next is parathyroid assay, PTH-assay. PTH-assay is done for Brown's tumor. A Brown tumor is a focal benign bony lesion caused by localized rapid osteoclastic turnover of the bone, resulting from direct effects of the raised parathyroid hormone. जब parathyroid hormone जो डायरेक्टली रेज कर जाता है तब हमारे पास Brown's tumor अकर करता है, जो कि एक फोकल बेनाइन बोनी लीजन है, ठीक है। रैपिड ऑस्टियोक्लास्टिक टर्नओवर बोन का जब एक जगह पे हो जाता है ड्यू टू रेज्ड लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, तो उसको कहते हैं ब्राउन्स ट्यूमर। ब्राउन्स ट्यूमर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैथोगनोमिक साइंस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हमें साबित करना है तो उसमें ब्राउन ट्यूमर बहुत कॉमनली दिखता है एज अ पैथोगनोमिक साइन, मतलब ये साइन है तो मतलब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगी ही होगी। नेक्स्ट इज लिप बायोप्सी। लिप बायोप्सी इज डन इन द केस ऑफ जॉगरन सिंड्रोम। क्यों? बिकॉज जॉगरन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स कॉजिंग ड्राई डक्ट्स, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस इज टू टेक अ बायोप्सी ऑफ द माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स in the lip in order to determine whether the inflammation is present. If so, its type and severity can be determined by lip biopsy. ठीक है, जॉगरन सिंड्रोम की पूरी सीवियरिटी पता चल जाती है। लास्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट। KOH माउंट जो है वो रैपिड डिटेक्शन ऑफ फंगल एलिमेंट्स के लिए किया जाता है किसी भी टिश्यू सैंपल के अंदर। नेक्स्ट इन द इमेज गिवन बिलो विच डिवाइस इज यूज फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो हमारे पास थर्ड डिवाइस जो है जो कलेक्टर पिपेट होती है वो यूज़ की जाती है फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड। इसमें जो पहला डिवाइस है दिस इज़ नोन एज अ कंपैरेटर विद अ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं कंपैरेटर। दिस इज़ ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब,
ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब, ये होती है साहल्स पिपेट फॉर टेकिंग अप द ब्लड, ठीक। और ये चौथी हमारे पास ग्लास रॉड आ गई, ओके। इट यूजेज द एसिड हेमेटन मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज साहलीज HAHLIS एसिड हेमेटन मेथड। सबसे पहले N/10 HCl को हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर रखते हैं अप टू 2 ग्राम्स। फिर ब्लड सैंपल को ड्रॉ करते हैं साहल्स पिपेट से, ठीक है, 20 माइक्रोलीटर तक। उसके बाद ब्लड सैंपल को हम एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एसिड और ब्लड हमारे पास मिक्स हो गया, ठीक। इसको हम स्टेर कर देंगे, जो स्टेरर है या फिर ग्लास रॉड है उससे। फिर उसको 10 मिनट के लिए स्टैंड होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं until the color matches the brown glass stranded, ठीक है। टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम द लोअर मेनिस्कस ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब इन ग्राम्स, हम उसके बेसिस पे जो हीमोग्लोबिन है उसको एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 4 पिपेट्स शोन इन द इमेज बिलो विच वन इज कॉमनली यूज फॉर प्लेटलेट काउंट। तो इसमें हमारे पास ये वाली पिपेट जो है वो प्लेटलेट काउंट के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ अ RBC पिपेट, ठीक है। RBC पिपेट ही यूज़ करते हैं फॉर प्लेटलेट काउंट। दूसरी ये जो हमारे पास जिसमें वाइट कलर का ये बना हुआ है, बीड बनी हुई है, इट इज़ अ WBC पिपेट, ठीक है। इसमें ब्लैकिश या रेड कलर का दिख रहा है बीड, सो इट इज़ RBC। ये साहल्स हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन पिपेट होती है, ठीक है। और ये D हमारे पास स्टेरर है, ओके। RBC वाले में रेड बीड होगी, WBC वाले में वाइट बीड होगी। और मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्लेटलेट जो होता है उसको बोलते हैं रीस-एकर मेथड, REESECKER-METHOD। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोसेसेस और यूजेस डज नॉट रिक्वायर मिथाइलेशन ऑफ DNA। जो mRNA टेलिंग होती है उसमें हमें DNA मिथाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती, mRNA टेलिंग के अंदर नहीं होती। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं, जीनोमिक इनप्रिंटिंग के अंदर होती है मिथाइलेशन ऑफ DNA की ज़रूरत, X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन के अंदर होती है मिथाइलेशन ऑफ DNA की ज़रूरत, एंड साइलेंसिंग रेट्रोवायरल एलिमेंट्स, उसके अंदर भी हमारे पास मिथाइलेशन ऑफ DNA की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग द मिथाइलेशन ऑफ DNA। एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडेबल चेंजेस इन द जीन एक्टिविटी और फंक्शन दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी चेंज ऑफ द DNA सीक्वेंस itself. Hence, although virtually all the cells in an organism contain the same genetic information, not all the genes are expressed simultaneously by all the cell types, ठीक है। It is the epigenetic mechanism which mediate the diversification of gene expression, ठीक है, into variety of cells and tissues in multicellular organisms from the totipotent cells, ठीक है। टोटिपोटेंट सेल है वो एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स के थ्रू अपना डाइवर्सिफाइड जो जीन एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं। अ मेजर एपिजेनेटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन डायरेक्ट केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ DNA इज कॉल्ड एज अ DNA मिथाइलेशन। ये एक एपिजेनेटिक मैकेनिज्म है। In easy words, DNA methylation is a chemical change wherein a methyl group CH3 group is added to a DNA, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। इससे हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इधर वी कैन स्विच ऑन द जीन और वी कैन स्विच ऑफ द जीन। कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन्स को रिक्रूट कर देते हैं जो कि रिप्रेशन ऑफ DNA शो करते हैं, दैट रिप्रेस द DNA। मतलब किसी न किसी सीक्वेंस पे जाके ये बाइंड कर जाएगा जिसकी वजह से वो जो जीन है वो रीड नहीं हो पाएगी बाय द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए ब्लॉकेड बन गया एक तरह से, ठीक है। इससे हमारे पास वो जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स कैन चेंज देयर DNA मिथाइलेशन पैटर्न्स व्हेन दे रिस्पॉन्स टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि ड्रग्स या इंजरी हो गई, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं जैसे कि स्ट्रेस हो गया, लर्निंग हो गई, या कोई नई आप चीज़ सीख रहे हो, वहाँ पे भी ब्रेन न्यूरॉन्स जो है वो DNA मिथाइलेशन से अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं। दिस प्रिसाइज कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल थिंकिंग एंड नॉर्मल मेमोरी एंड नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन। If DNA methylation becomes abnormal due to any developmental mutations or changes in the growth or environmental factors, it may lead to mental problems, physical problems, or even impairment of a function. ठीक है। DNA methylation is also important for many basic functions. Silencing the retroviral elements, मतलब रेट्रोवायरल एलिमेंट्स को साइलेंस करने के लिए बेसिकली हम टर्न ऑफ कर दे रहे हैं वायरल DNA को इनसाइड अस, तो वायरल DNA रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। सेकेंड इज टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को मेंटेन करने के लिए, मेकिंग श्योर दैट ईच ऑर्गन यूजेस द राइट जीन्स। हम उसके लिए टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कर सकते हैं इससे, मतलब कि या तो सिर्फ फादर की जीन को एक्सप्रेस करवाएंगे या मदर की जीन को एक्सप्रेस करवाएंगे जो हमें चाहिए है।
जो पेशेंट में डिमांड कर रहे हैं या बच्चे में जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं. एंड देयर इज़ अ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, टर्निंग ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, ताकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर सके. नेक्स्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ विच अमीनो एसिड. तो 4 ऑप्शन है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एम्फीफैटिक एंड चार्ज्ड. जो ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक. ऑलराइट, see the transmembrane proteins, they are integral membrane proteins that span the whole lipid bilayer of the membrane. मतलब पूरी लिपिड बाइलेयर के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं. इनका जो कोर होता है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है, सेंट्रल कोर, और जो इनके साइड अमीनो एसिड की चेन लगी होती है साइड्स में वो भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है. ठीक है, दीज कैन एक्ट एज रिसेप्टर्स. किसके लिए रिसेप्टर्स के लिए एक्ट करते हैं ये? हार्मोन्स के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए, आयन चैनल्स के लिए, इन सभी के लिए रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इज अ वेल वर्स्ड क्वेश्चन. स्टेप्स इन पीसीआर इन अ करेक्ट सीक्वेंस आर. सबसे पहले व्हाट डज हैपन? सबसे पहले इज इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप. देन इज डीनेचुरेशन. सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद डीनेचुरेट होगा, फिर एनील करेगा. ठीक, एंड एनीलिंग के बाद लास्ट में वी हैव इलोंगेशन. ठीक है, IDAE, इदाई. ठीक है, पीसीआर में ये स्टेप चलते हैं. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग, देन इलोंगेशन. नेक्स्ट, इन टीलोमरेज ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट. देखो टीलोमरेज में क्या क्या ट्रू है. सबसे पहले टीलोमरेज इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ओनली इन यूकैरियोट्स इज प्रेजेंट. इट इज़ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. टीलोमरेज इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. टीलोमरेज मेंटेन्स द क्रोमोसोमल लेंथ. लास्ट से टीलोमरेज इज प्रेजेंट इन ऑल सोमैटिक सेल्स, मतलब सारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सोमैटिक सेल का मतलब तो पता होगा कि जो सेल हमारे पास रिप्रोडक्टिव नहीं है. ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो भी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल्स, मतलब रिलेटेड टू बॉडी. सो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है. टीलोमरेज इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल सोमैटिक सेल्स, इन ऑल सेल्स, मतलब बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा. लेट्स गो विद द थ्योरी. Eukaryotic DNA replication. There is a special problem in replicating strands of linear DNA molecules in eukaryotic cells after removal of RNS primer from the 5' end of the lagging strand. There is no way to fill the gap with the DNA. ठीक है, to solve this problem and to protect the ends of the chromosomes from attack of nucleases, a non-coding sequence of DNA complex with proteins are found at these ends. These DNA proteins complexes that protect this end are called as telomers. Telomers इनको सीज कर देते हैं, which protect the ends of chromosomes. In cell that is undergoing aging or senescence, these ends get slightly shorter with each cell division until the telomeres are gone. That causes the natural death of the cell. ठीक है, in the cell that do not age, the germline cells or the cancer cells, there is an enzyme called as telomerase that is responsible for this replacement of the lost telomers. जो ends होते हैं उनको replace कर दिया जाता है by the telomerase enzyme. ठीक है, with each cell division in cancer cells and in germline cells. It is very normal, it is normally absent. मतलब बाकी किसी भी somatic cell के अंदर हमारे पास telomerase present नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली एब्सेंट होती है. लेकिन कैंसर सेल्स और जर्मलेर सेल्स वो खुद डेवलप कर लेते हैं टीलोमरेज. ठीक है, टीलोमरेज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स दैट कैरी देयर ओन RNA. ठीक, that serve as a template for extending the lost DNA strand and maintaining the chromosome length. The telomere repeat sequence is added to 3' end of the telomeres. मतलब हमेशा जब एडिशन होता है तो 3' end पे टीलोमियर की सीक्वेंस जुड़ती है. Most prokaryotes with circular genome do not have telomeres. प्रोकैरियोट में क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो जीनोम है वो ही सर्कुलर है, और टीलोमियर हमारे पास जहाँ पे DNA एंड करता है वहाँ पे कैप की तरह काम करता है. तो वो स्ट्रेट लाइन DNA में कर सकता है, जहाँ पे दोनों एंड जो है वो खुले पड़े हैं, वहीं पे टीलोमरेज का काम होता है टू फॉर्म टीलोमर्स. नेक्स्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज व्हाट? विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, देखो बात करते हैं कि विटामिन ए कैसे नाइट विजन का लॉस करवाता है, उसकी कमी कैसे लॉस करवाती है. विटामिन ए इज़ रेटिनॉल. ठीक है, रेटिनॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू 11-cis रेटिनल दैट इज़ एक्टिव फॉर्म दैट इज़ यूज्ड इन द आई. अब ये 11-cis रेटिनल इट कंबाइंस विद ऑप्सिन प्रोटीन टू फॉर्म रोडॉप्सिन. रोडॉप्सिन कहाँ बनाएगा? रॉड सेल्स के अंदर.
रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू सी द डिम लाइट, ठीक है. नाउ रोडोप्सिन कैप्चर्स लाइट इन डार्कनेस, रिमेंबर दैट. नाउ रॉड्स बिकम रॉड एक्टिवेटेड ड्यू टू रोडोप्सिन, ठीक है. रोडोप्सिन लाइट को डार्कनेस में कैरी कर रहा है या कैप्चर कर रहा है, उसकी वजह से रॉड्स एक्टिवेट हो रही हैं. रॉड्स की वजह से हमें नॉर्मल नाइट विजन दिखाई देता है. अगर विटामिन ए कम होगा 11/6 रेटिनल नहीं बन पाएगा ढंग से, रोडोप्सिन कम बनेगा, रॉड्स प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए डिलेड डार्क अडेप्टेशन हो जाता है. दैट लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस और दैट इज ऑल्सो नोन एज निक्टेलोपिया, ठीक. Other features that vitamin A deficiency shows are xerophthalmia, white hot spots, keratomalacia and preventive blindness. xerophthalmia का मतलब होता है कि कॉर्निया और कंजक्टाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है. और वाइट हॉट स्पॉट का मतलब है जो हमारा कंजक्टाइवा उसके ऊपर वाइट फोमी पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं. केराटोमलेशिया का मतलब है कि जो कॉर्निया वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है. और सॉफ्ट इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसके अल्सर्स भी बहुत ज़्यादा इजीली हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. दैट इज़ नोन एज केराटोमलेशिया. और प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस हो जाती है. दैट इज़ सीवियर डेफिशिएंसी कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. दैट कैन बी प्रिवेंटेबल कि अगर हम विटामिन ए दोबारा देते हैं तो वो रिकवर करने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फुल रिकवर नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट नेजल डिस्चार्ज फ्रॉम CSF. देखो, नेजल डिस्चार्ज फ्रॉम CSF इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ beta-2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन. beta-2 transferrin assay, it is highly sensitive and highly specific test for presence of CSF in the body fluids, क्योंकि CSF के अंदर beta-2 transferrin प्रेजेंट होता है. ये ऑटोलैरिंजोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा स्कल के बेस के फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इस वाले टेस्ट को. अब CSF हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एरेक्नॉइड और पिया मेटर के बीच में, ठीक है. और जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है इसके अराउंड, उसमें भी हमारे पास CSF प्रेजेंट होता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें भी हमारे पास CSF प्रेजेंट होता है. ये स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि कॉरोइड प्लेक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कॉरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट इन द कॉरोइड प्लेक्सिस, ठीक है. एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस, और ये एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. यूजुअली देयर इज़ अबाउट 125 ml ऑफ CSF एट वन टाइम एंड 500 ml इज जनरेटेड एवरी डे. 500 ml हर एक डे जनरेट होता है और 125 ml फ्लो में होता है इन वन टाइम. CSF करता क्या क्या है? इट एक्ट्स एज कुशन और बफर, प्रोवाइडिंग बेसिक मैकेनिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो. मतलब सेरिब्रल ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करता रहता है. सबसे पहले CSF का एक सैंपल लिया जाता है लंबर पंचर से, उसको देखा जाता है ताकि हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेजर कर सकें, ताकि हम कुछ डिजीज़ जैसे कि मैनिंजाइटिस वगैरह हैं या फिर ब्रेन के अराउंड जो मैनिंजेस प्रेजेंट है उनमें कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको चेक कर सकते हैं. नॉर्मल CSF प्रेशर इज़ 8 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 1.1 to 2 किलो पास्कल्स, ठीक है. विद द पेशेंट लेइंग ऑन द साइड हमारे पास 16 से 24 तक रेज कर जाता है और मैक्सिमम ये जाता है 2.1 to 3.2 किलो पास्कल्स. 16 से 24 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर पेशेंट एक साइड को लेटा हुआ है तो, ठीक है. इन बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस द प्रोटीन कंटेंट इज़ हाईली इंक्रीज एंड द न्यूट्रोफिल कंटेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द CSF फ्लूइड. नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है. इन वायरल मैनिंजाइटिस द न्यूट्रोफिल काउंट इज़ हाईली इंक्रीज बट द प्रोटीन कंटेंट इज़ नॉट सो मच. वायरल में हमारा जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो हाईली इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक. और बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस में दोनों हाईली इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोटीन भी न्यूट्रोफिल भी. इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस IgG इंडेक्स इज इंक्रीज, मतलब इम्यूनोग्लोबिन G जो है वो ज़्यादा हो जाता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो CSF के अंदर इंक्रीज कर जाता है डायबिटीज़ के अंदर. ट्यूबरकुलोसिस में कोवेब कोएगुलेशन देखी जाती है, मतलब CSF नॉर्मली कोएगुलेट नहीं करता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में अगर CSF के अंदर ट्यूबरकुलोसिस चली गई है, हमारे जो स्पाइनल फ्लूइड्स है वहाँ पे भी इफेक्ट हो गया है, तो वहाँ पे वो कोएगुलेशन कोवेब कोएगुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, वो देखी जाती है. इन ब्रेन ट्यूमर देयर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ CSF इज ऑल्सो सीन, ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर टू डिटेक्ट द डिजीजेस. प्रोप्रियोसेप्शन इज कैरिड बाय विच फाइबर्स? तो आंसर है हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन इज कैरिड बाय A अल्फा फाइबर्स. ये टेबल है हमारे पास. A अल्फा फाइबर्स प्रोप्रियोसेप्शन सोमैटिक मोटर न्यूरॉन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. तो मतलब सारा ये इनसे चलता है. बीटा फाइबर्स जो है वो टच और प्रेशर के साथ रेगुलेटेड होते हैं. गामा हमारे पास मोटर टू मसल स्पिंडल्स, ठीक. डेल्टा इज पेन टेम्परेचर एंड टच, पेन टेम्परेचर टच डेल्टा फाइबर्स.
बी फाइबर्स होते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सेंसेशन को कैरी करते हैं। सी डॉर्सल रूट पेन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट सिंपैथेटिक, दे गो फॉर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, बस शब्द देख के आंसर याद रखना है। ए अल्फा प्रोप्रिसेप्शन सोमैटिक मोटर, बीटा टच प्रेशर, गामा मोटर टू मसल, गामा एम म से खत्म हुआ मोटर टू मसल, डेल्टा दर्द पेन टेम्परेचर टच, बी प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक, सी डॉर्सल रूट पेन रिफ्लेक्स, सी मतलब सी आँख सी, ठीक, पेन रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स चलेगा, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक्स। नेक्स्ट लीस्ट स्लो वेव्स आर फाउंड इन वेयर, ठीक है, चार हमारे पास होते हैं, स्टमक, ड्यूडनम, जेजनम, इलियम। ठीक, इन चार ऑप्शन में से हमें पूछा है कि सबसे स्लो वेव फंक्शन किस में चलता है, मतलब सबसे स्लो वेवी मूवमेंट किस में होती है। तो हमारे पास स्टमक के अंदर सबसे स्लो वेवी मूवमेंट होती है। स्लो वेव्स आर जनरेटेड एंड प्रोपगेटेड बाय द क्लास ऑफ पेस मेकर सेल्स कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल जो है ये स्टमक के अंदर स्लो वेव्स जनरेट करते हैं। A slow wave potential is a rhythmic electrophysiological event in the gastrointestinal tract. Normal conduction of the slow waves is one of the key regulators of gastrointestinal motility. ठीक है, slow waves are generated and propagated by a class of pacemaker cells called as interstitial cells of Kajal. ठीक है, which also act as intermediates between nerve and smooth muscle cells. जो ये नर्व्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल हैं, ये हमारे पास नर्व्स और स्मूथ मसल सेल्स के बीच में इंटरमीडिएट की तरह भी काम करते हैं। स्लो वेव्स आर जनरेटेड इन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल एंड दे स्प्रेड टू द सराउंडिंग स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, एंड दस कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड द इंटेस्टाइन। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्लो वेव्स वेरी अलॉन्ग द GIT। स्टमक के अंदर 3 स्लो वेव्स पर मिनट बनती हैं, 3 स्लो वेव्स पर मिनट, दैट इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आती है इलियम की बात, इट शोज 8 to 9 स्लो वेव्स पर मिनट। ठीक, नेक्स्ट इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम हैज़ 12 स्लो वेव्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर हम रेंज की बात करें तो सबसे लोएस्ट हमारे पास स्टमक, फिर इलियम, देन ड्यूडेनम। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ नर्व कंडक्शन विद आयनिक बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल। फर्स्ट इज डीपोलराइजेशन, तो सही आंसर ही बोलेंगे खाली। डीपोलराइजेशन इज लिंक्ड विद वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपनिंग, ठीक है, एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, दो चीज़ें करवाता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स की ओपनिंग करवाता है। सेकंड आता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन इज लिंक्ड विद ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स। रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन चैनल चलते हैं। ठीक, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम आयन चैनल चल रहे हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन में पोटेशियम आयन चैनल चल रहे हैं, और ये सोडियम चैनल्स के लिए ओपनिंग करवा रहा है, और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम करवाता है। ठीक, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हमारे पास डीपोलराइजेशन में हो रही है, और रीपोलराइजेशन में हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो रही है। रीपोलराइजेशन इज लिंक्ड विद पोटेशियम, ऑलराइट। हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन विद इज लिंक्ड विद डिफ्यूजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। ओके, देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर potassium in hyperpolarization. In nerve conduction pathway, there is a resting membrane potential. That is the difference that exists between the interior and the external wall of the nerve cell. ठीक है, अंदर और बाहर नर्व सेल के कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये -70 मिलीवोल्ट्स होता है। ठीक है, दिस इज -70 मिलीवोल्ट्स विच इज with the inside being more negative with related to outside. Inside is more negative with related to outside. Action potential, it is a series of changes that occur within the nerve cell. Action potential का मतलब होता है that series of changes that occur within a nerve cell when the axon is stimulated and impulse is conducted. जब axon को हम stimulate करते हैं और impulse जब conduct होती है तब हमारे पास action potential generate करता है। Latent period, it is a time taken for the impulse to travel along the site of stimulation to the recording electrode. Site of stimulation से recording electrode तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, that is known as latent period. The duration is proportional to the distance between two electrodes and inversely proportional to conduction velocity. ठीक है, duration जो है that is directly proportional to difference between or distance between two electrodes and inversely proportional to the conduction velocity. इनिशियल स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन होती है। फॉर इनिशियल स्टेजेस देर इज 15 मिलीवोल्ट, दैट इज -70 से माइनस जाता है 55। ठीक है, दिस इज इनिशियल डीपोलराइजेशन।
that the rate of depolarization is slow, voltage gated sodium ion channels open and sodium begins to enter the nerve membrane. अब यहाँ पे जो है वो सोडियम जो है अंदर घुसने लग रहा है, दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन्स खुल गए, डीपोलराइजेशन होने वाली है, ठीक है. अराउंड वोल्टेज गेटेड, अब क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन कर जाएंगे, सोडियम एंटर कर जाएगा नर्व सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है. एट अराउंड 55 मिली वोल्ट्स -55 मिली वोल्ट्स हमारे पास थ्रेशोल्ड या फिर फायरिंग लेवल आ जाता है. दिस इज फायरिंग लेवल. इसके बाद एकदम से सडन राइज हो जाता है डीपोलराइजेशन में, और वो ओवरशूट करके +30 +35 तक चला जाता है, +35 मिली वोल्ट तक, राइट. उसके बाद क्या होता है कि +35 मिली वोल्ट पे जाने के बाद वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक. नाउ पोटेशियम विल स्टार्ट टू लीव द सेल. पोटेशियम सेल को छोड़ना शुरू कर देता है. देयर इज अ शार्प राइज एंड फॉल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइक पोटेंशियल. ये जो शार्प राइज हुआ और फिर फॉल हुआ, this hole is known as spike potential, ठीक है. during this sodium channels become more refractory and no more sodium can enter the calls. मतलब सेल्स के अंदर हमारे पास अब सोडियम अंदर नहीं घुस सकता, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स क्लोज कर जाएंगे. नेक्स्ट बात करते हैं रीपोलराइजेशन के बारे में. यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं, पोटेशियम आयन चैनल्स ऊपर है. दे आर ओपन फॉर पोटेशियम टू कीप लिविंग आउट ऑफ द सेल, ठीक. दिस हेल्प्स इन गेटिंग द नर्व पोटेंशियल क्लोजर टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टूवर्ड्स 70 मिली वोल्ट्स. इसीलिए जब पोटेशियम बाहर जाता जाएगा तो हमारे पास 70 मिली वोल्ट्स तक हमारे पास पोटेंशियल पहुंच जाता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम चैनल्स क्लोज एंड सोडियम चैनल्स रीसेट. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाके पोटेशियम चैनल क्लोज कर जाएंगे और सोडियम चैनल्स जो हैं वो रीसेट कर जाएंगे, ना खुले होंगे ना बंद होंगे, रीसेट कर जाएंगे. देन देयर इज अ हाइपरपोलराइजेशन स्टेट. हाइपरपोलराइजेशन में स्टेट में क्या होता है, देयर इज अ स्लाइट ओवरशूट और इन हाइपरपोलराइजेशन डायरेक्शन एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है, ये एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर निकल रहा है. दैट इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन स्टेट. देन आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड इज व्हेन द न्यूरॉन इज रिफ्रैक्टरी टू स्टिमुलेशन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड from firing level to 1/3 of repolarization. From firing level to 1/3 of repolarization हमारे पास this whole is known as a refractory period. No stimulus no matter how strong can excite the nerve in this refractory period. मतलब इस refractory period में कोई भी stimulus आ जाए वो nerve को excite नहीं कर सकता. Next, passive stretching of the muscle causes tension due to tighten. टाइटिन में टेंशन जब होती है उसकी वजह से पैसिव स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. फर्स्ट इज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, मसल एक्टिविटी शॉर्टनिंग, ठीक है. व्हेन अ मसल इज एक्टिवेटेड एंड रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड व्हिच इज लेस देन दैट ऑफ द मिनिमम टेटनिक टेंशन इट कैन जनरेट द मसल बिगन्स टू शॉर्टन, ठीक है. जब मसल एक्टिवेट होता है और उसको कोई लोड लिफ्ट करनी होती है जो कि मैक्सिमम टेंशन जो वो लोड को बियर कर पा रहा है उतनी जनरेट कर पा रहा है उससे कम है, तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ता है. कॉन्ट्रैक्शन दैट परमिट द मसल टू शॉर्टन आर रेफर टू एज कंसेंट्रिक कंट्रैक्शंस, ठीक है. ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिससे मसल थोड़ा शॉर्ट हो जाए उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस. एज एन एग्जांपल ऑफ कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन इज रेजिंग द वेट ड्यूरिंग अ बाइसेप कर्ल, ठीक है. रेजिंग, हम जब वेट उठाते हैं दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस. दैट इज मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग लेंथनिंग. जब हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स ऑफन एक्टिव होते हैं जब वाइल दे आर लेंथनिंग, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करके लेंथन हो जा रहे होते हैं. क्लासिक एग्जांपल है कि हम जब वॉक कर रहे होते हैं या फिर हम जब अपने नी एक्सटेंसर को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक्टिव होते हैं. जब हमारा पैर ऊपर जाता है, एक्सटेंड करता है, फिर ज़मीन पे रखते हैं, फिर आगे जाते हैं, हील स्ट्राइक करती है, नी फ्लेक्स होता है, ठीक है. ये सारी चीज़ों में हमारे पास एक्सटेंट्रिक मूवमेंट होती है, एक्सेंट्रिक. एज द लोड इंक्रीजेज ऑन द मसल इट फाइनली रीचेज अ पॉइंट वेयर द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द मसल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फोर्स दैट द मसल कैन जनरेट. मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लग रही है वो ज़्यादा होती है रादर देन द फोर्स दैट मसल कैन जनरेट. even though the muscle may fully be activated, it is forced to lengthen due to the high external load. जब बाहर से ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक, और मसल पहले ही अपनी फुल लेंथ पे एक्सटेंडेड है तो ये वाली फोर्स इसको और एक्सटेंड करवाती है, ठीक है. दिस इज रेफर्ड टू हैज, जो आउटसाइड फोर्स मसल को और लेंथन करवा रही है, दिस इज रेफर्ड टू हैज एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है.
it does not necessarily imply shortening. All right, there are two main features to note regarding eccentric contractions. First is the absolute tensions achieved are very high. Absolute tension that is achieved, they are very high related to the maximum muscle tension. ठीक, generating capacity. Now you can set down a much heavier object than you can lift. मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, ज़्यादा जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको रख इजीली सकते हो रादर देन यू कैन लिफ्ट इट. ओके. सेकंड, द एब्सोल्यूट टेंशन इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथनिंग वेलोसिटी. मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ हमें जो ऑर्गन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती. ठीक, एक्सेंट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन वो डिपेंड नहीं करती. दिस सजेस्ट दैट स्केलेटल मसल्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू लेंथनिंग. Next is isometric contraction. Isometric contraction, that is muscle activity is held at fixed length. Muscle activity एक fixed length पर रुक जाती है. When the muscle is activated, instead of being allowed to lengthen or shorten, it is held at a constant length. ठीक. An example of isometric contraction would be carrying an object in front of you. The weight of the object would be pulling you downwards. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को आगे से उठा के चल रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का वेट आपको नीचे की तरफ पुश करेगा, पुल करेगा, सॉरी. बट योर हैंड्स एंड आर्म वुड बी अप्लाइंग द फोर्स एंड मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो एज टू इक्वेट दिस फोर्स. ठीक है. सिंस योर आर्म्स आर नीदर रेजिंग और लोअरिंग, हम सिर्फ इसको नीचे ना गिरने तक की फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे बाइसेप्स फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. लास्ट इज पैसिव स्ट्रेच मसल पैसिव लेंथनिंग. ठीक है. मसल पैसिव लेंथनिंग या पैसिव स्ट्रेच. The muscle is being lengthened while in the passive state, that is not being stimulated to contract. Muscles passive state पे ही हमारे पास lengthen होना start हो जाते हैं. An example would be pull one feels in their hamstrings while touching their toes. ठीक, मतलब जब हम हाथों से टोज को टच करते हैं तो हमारी जो टांग के नीचे की हैमस्ट्रिंग होते हैं वहाँ पे एक बहुत पुल फील होता है. The structures that are responsible for passive tension are outside of the cross bridge itself, since the muscle activation is not required here. Several recent studies have shown that this is the protein that is titin. ठीक है, ये titin प्रोटीन की वजह से हमारे पास पैसिव टेंशन आती है, पैसिव लेंथनिंग आती है. नेक्स्ट, arrange the following steps of skeletal muscle contraction after neuromuscular impulse propagation in a correct order. न्यूरोमस्कुलर इम्पल्स जनरेट करने के स्टेप्स को एक ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, तो हम सीधा सही सीक्वेंस से बात करते हैं. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्केलेटल मसल. फर्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ द मोटर न्यूरॉन या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन. ठीक. सेकेंड इज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन. ठीक है, दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एट द मोटर एंड प्लेट. सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से डिस्चार्ज हुआ, सेकेंड में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ एट द मोटर एंड प्लेट. ठीक. तीसरे में क्या होता है, देयर इज बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स. बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स. ठीक. फोर्थ इज इंक्रीज सोडियम एंड पोटेशियम कंडक्टेंस इन एंड प्लेट मेम्ब्रेन. सोडियम और पोटेशियम इंक्रीज कर जाता है इन एंड प्लेट मेम्ब्रेन. ठीक. फिफ्थ में हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल. मेम्ब्रेन पे सोडियम और पोटेशियम इंक्रीज कर गया तो मेम्ब्रेन पर हमारे पास जनरेशन हो जाएगी एंड प्लेट पोटेंशियल की. ठीक है, अब इस पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, देयर विल बी 6 स्टेज वेयर देयर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर्स. ठीक, मतलब ये सिग्नल जो है मसल फाइबर तक पहुंच गया. इसके बाद हमारे पास देयर इज इनवर्ड स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन अलॉन्ग टी ट्यूब्यूल्स. इनवर्ड स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन along the T tubules. ठीक, अब T tubules के बाद इनवर्ट स्प्रेड हो गया. अब इसके बाद T tubules के बाद हमारे पास कैल्शियम रिलीज हो जाता है फ्रॉम द टर्मिनल सिस्टम्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयर इज डिफ्यूजन टू थिक एंड थिन फिलामेंट्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम का डिफ्यूजन हो जाता है इनटू थिक एंड थिन फिलामेंट्स. ये कहाँ पर हो रहा है, इन द टर्मिनल सिस्टर्न्स CISTERNS ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारा ये जो कैल्शियम है ये बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के साथ. ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड कर जाएगा जिससे अनकवर कर देगा ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को. ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड करेगा जिससे
ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को अनकवर कर देगा। ओके, लास्ट 10th में हमारे पास क्या होता है, जो 10th स्टेप होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स एंड देयर इज स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन थिक फिलामेंट्स। स्लाइडिंग थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट पर होती है, प्रोड्यूसिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। ठीक है, नेक्स्ट इज द रीजन फॉर डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्राइएशंस ऑन स्ट्राइएटेड मसल्स इज व्हाट। देखो, डार्क और लाइट बैंड्स हमारे पास आते हैं एक्टिन और मायोसिन की वजह से। ठीक है, द स्ट्राइएटेड अवियरेंस ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू इज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटिंग बैंड्स ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। इन बैंड्स की वजह से हमारे पास जो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है वो आती है, राइट। नाउ दे आर प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। डार्क बैंड्स आर ए बैंड्स एंड लाइट बैंड्स आर आई बैंड्स। डार्क सेकेंड वर्ड यूज करना है, लाइट का सेकेंड वर्ड आई वाला यूज करना है। ठीक है, दे रिपीट अलॉन्ग विद द मायोफाइब्रिल्स एंड द अलाइनमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन द सेल causes the entire cell to appear striated or banded. Next, arrange the following units of skeletal muscle in the order from smallest to biggest. मतलब skeletal muscle में हमारे पास सीक्वेंस में अरेंज करना है हमने यूनिट्स को। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हम सीधी बात करते हैं। सबसे पहले देर इज अ बैंड, बैंड इज द स्मॉलेस्ट, अ बैंड इज द स्मॉलेस्ट, देन अ सार्कोमियर। ठीक है, बैंड्स दे विल फॉर्म अ सार्कोमियर, देन सार्कोमियर्स कंबाइन टू फॉर्म अ मायोफाइब्रिल। ठीक, मायोफाइब्रिल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल फाइबर and its sarcolemma, that is muscle fiber and its outer layer. ठीक, and these all combined of जो मसल फाइबर्स हैं और सार्कोलेमा वो मिलके बनाते हैं मसल। ठीक, सबसे पहले बात आई बैंड की, देन सार्कोमियर, देन मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर से बना मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल से बना मसल फाइबर एंड इट्स सार्कोलेमा, और लास्ट में बना मसल। Next, which cell prevents the leakage of blood from the blood vessels and help in formation of clot after an injury to blood vessel? ठीक है, जब blood vessel इंजर्ड होती है तो platelets they adhere to exposed collagen. ठीक है, जो एक्सपोज होता है collagen उसके साथ adhere कर जाते हैं with the help of laminin plus von Willebrand factor plus जो इंटीग्रेंस प्रेजेंट होती हैं वॉल ऑफ द प्लेटलेट सरफेस, वो तीनों हेल्प करती हैं इन एडहेरेशन ऑफ द प्लेटलेट टू द एक्सपोज कोलेजन। क्या क्या चीज़ें? लेमिनिन, वॉल वेरिएंट फैक्टर प्लस इंटीग्रेंस। दिस इज कॉल्ड एज प्लेटलेट एडिशन। इस चीज़ को हम कहते हैं प्लेटलेट एडिशन। ऑल्सो दिस बाइंडिंग ऑफ द प्लेटलेट्स इनिशिएट प्लेटलेट एक्टिवेशन। जब ये बाइंडिंग होती है प्लेटलेट्स की तो उसके से हमें प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है। दैट इज देयर इज अ चेंज इन प्लेटलेट शेप, that is platelets they will put out pseudopodia and discharge their granules and stick to the other platelets. It is called as platelet aggregation. प्लेटलेट एग्रीगेशन में बेसिकली सूडोपोडिया निकल रहा है प्लेटलेट से, वो दूसरे प्लेटलेट्स के साथ जुड़ रहा है और अपनी ग्रैन्यूल्स को अंदर से डिस्चार्ज करवा रहा है ताकि जो वो ग्रैन्यूल्स निकल रहे हैं वो अच्छी बॉन्डिंग करवा दे उस साइट ऑफ इंजरी पर। वेरियस केमिकल मीडिएटर्स आर हेंस एक्टिवेटेड एंड हेंस लीड टू द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टैसिस। Next, identify the blood corpuscles given in the image below. This is a eosinophil, this is a basophil. ठीक है, उसके बाद हमारे पास this is a lymphocyte, this is a neutrophil, this is erythrocyte RBC. ठीक, एंड लास्ट में हमारे पास प्लेटलेट्स आ जाते हैं। देखो प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट दोनों को आइडेंटिफाई करना ईजी रहता है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे पास वो मल्टी लोब होते हैं, लगभग 5 लोब आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। जो उसके पहले हमारे पास आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में एक बड़ा बीच में न्यूक्लियस आ जाता है और ये ऐसा साइज का होता है। ठीक, जो ईओसिनोफिल होता है वो बाइलोब्ड होता है। ईओसिनोफिल इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और बेसोफिल में हमारे पास बीच में भी बहुत ज़्यादा एग्रीगेशंस प्रेजेंट होंगे, सेलुलर एग्रीगेशंस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन साइट ऑफ एक्शन इज व्हाट? सो साइट ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ डीसीटी। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के अंदर, मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर साइड ऑफ एक्शन ऑफ रास मैकेनिज्म चलता है इसमें एल्डोस्टेरॉन की वजह से, और एक डीसीटी के अंदर चलता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्यूला डेंसा इज अ पार्ट ऑफ डीसीटी। मैक्यूला डेंसा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वेसल्स विद देयर फंक्शन। सबसे पहले आती है ऑर्टा। ऑर्टा विल कन्वर्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई। जो हार्ट से स्ट्रोक वॉल्यूम निकल रही है उससे वो कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई में उसको सप्लाई करता रहता है, मतलब उस
एनर्जी को सप्लाई करती रहती है। आर्टेरियोल्स दे मेंटेन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आती है वेन्स की बात। वेन्स दे कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम रिजर्व, वेन्स कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम रिजर्व, ठीक है। उसके बाद बात आती है मस्कुलर आर्टरी के बारे में। मस्कुलर आर्टरी डिलीवर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज़। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ तक ले जाती है मस्कुलर आर्टरी। उसके बाद कैपिलरीज की बात आती है। कैपिलरीज दे कॉज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कौन करवा रहा है? कैपिलरी करवा रही है। Now let's go with the theory. There are two main types of arteries that are found in the body. First is elastic arteries, second is muscular arteries, ठीक है। Elastic arteries are those that are nearest to the heart. Elastic arteries वो होती हैं जो हार्ट के सबसे ज़्यादा पास हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी होगी, ऑर्टा होगी। They contain much of the elastic tissues in the tunica media than the muscular arteries. इनकी tunica media में हमारे पास elastic tissue ज़्यादा होता है। This feature of the elastic arteries allows them to maintain relatively constant pressure. Pressure gradient maintain करके रखता है क्योंकि elasticity ज़्यादा है, ठीक है। Despite the constant pumping action of the heart, they can maintain the pressure. ठीक, they use their elastic properties to store the energy generated by the heart's contraction for a brief moment that is known as elastic recoil. क्योंकि थोड़ी सी इलास्टिक है तो इसके अंदर जब पंप जाता है तो ये थोड़ी सी फूलती है, ठीक है, और ये दोबारा से आगे एक छोटा सा पंपिंग एक्शन जनरेट करेगी, उसको बोलते हैं इलास्टिक रिकॉइल, ठीक। उसके बाद बात आती है मस्कुलर आर्टरीज़ की। मस्कुलर आर्टरी जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी होगी, रेडियल आर्टरी होगी, फीमरल आर्टरी होगी, इनमें ज़्यादा स्मूथ मसल सेल्स होते हैं इन द ट्यूनिका मीडिया लेयर रादर दैन इलास्टिक आर्टरीज, मतलब स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं मस्कुलर आर्टरीज में। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड ऑन डिमांड, ठीक है, ऑफ पेरिफेरल ब्लड डिमांड। जितनी ज़्यादा पेरिफेरल ब्लड डिमांड होगी उतने ही के हिसाब से ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में आती है हमारे पास बात आर्टीरियोल्स की। आर्टीरियोल इज़ अ साइट ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। देयर स्मॉल चेंजेस इन देयर कैलिबर कॉजेज अ लार्ज चेंजेस इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब आर्टीरियोल्स जो लास्ट में हमारे पास छोटी छोटी वेसल्स रह जाती हैं उनको बोलते हैं। अगर इनमें ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पेरिफेरली ब्लड के ऊपर पेरिफेरी जो वहाँ पे आर्टेरियोल्स हैं या फिर जो वेसल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हैंस स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स आर आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल्स, ठीक, इनको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज दे आर फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। दे परमिट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अप टू 10 नैनोमीटर इन डायमीटर अलाउइंग द टिश्यू डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एंडोथीलियम। Tissue diffusion and transport across endothelium. Endothelium is by capillaries. Last में आती बात veins की। Veins, these are known as capacitance muscles because large amount of blood can be added to the venous system before veins become distended enough to raise the venous pressure, ठीक है। इनमें हम वॉल्यूम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम चेंजेस कर सकते हैं, और इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है कि ये डिस्टेंड नहीं होती हैं ईजिली, ठीक है, और वीनस प्रेशर इजीली राइज नहीं करता है, ठीक। सो दे एक्ट एज अ कैपेसिटेंस वेसल्स। वेन्स एक्ट एज अ कैपेसिटेंस वेसल्स। अगला है नेम द स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द इमेज गिवन बिलो। तो दिस लिगामेंट इज स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, दिस इज स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। Sphenomandibular ligament is also known as internal lateral ligament. It attaches superiorly to the sphenoid bone and becomes broader as it descends into the mandible, ठीक है, और ये मैंडिबल में भी लिंगुला के ऊपर अटैच करता है इन द अबव द मैंडिबुलर फोराmen, ठीक। फंक्शन इज टू लिमिट द डिस्टेंशन ऑफ मैंडिबल। ये डिस्टेंशन ऑफ मैंडिबल उसको रोकता है। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट डिस्टेंशन ऑफ मैंडिबल को इन्फीरियर डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, उसको रेजिस्ट करता है। इट इज़ स्लैक पोजीशन और रेस्टिंग पोजीशन व्हेन TMJ इज क्लोज्ड, लेकिन जब मुंह को ओपन करते हैं तो इट बिकम्स इन टॉट पोजीशन, TAUT पोजीशन, एज द कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्डाइल मूव करता है खुलने के टाइम तो ये टॉट पोजीशन पे आ जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे आ जाता है। लेटरल टेरिगॉइड नर्व, कौन कौन सी नर्व? लेटरल टेरिगॉइड प्लस ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ये इसके लेटरल रिलेशन में होती है, मतलब इसके लेटरली लेटरल टेरिगॉइड और ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जो है वो रन कर रही होती है। द कॉर्डा टिम्पनाई नर्व लाइज मीडियल टू इट। लेटरली हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड और ऑरिकोटेम्पोरल, कॉर्डा टिम्पनाई जो है वो मिडली रन कर रही है नियर इट्स अपर एंड मीडियल टेरिगॉइड इज ऑन इंफीरियो मीडियल रेशन। मीडियल टेरिगॉइड जो है वो इंफीरियो मीडियली होती है। मीडियल टेरिगॉइड नर्व जो है वो इंफीरियो मीडियल रिलेशन में होती है टू द स्टाइलो और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। It is separated from the neck of the mandible below
बाय लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है, बाय मैक्सिलरी आर्टरी एंड फ्रॉम द ramus ऑफ द मैंडिबल बाय inferior alveolar vessels एंड द नर्व एंड द पैरोटिड lobule, ठीक। द लिगामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैकल्स कार्टिलेज, इसका जो ओरिजिन है वो मैकल्स कार्टिलेज से है, ठीक है। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट का ओरिजिन मैकल्स कार्टिलेज से, ये नेक से सेपरेटेड होता है ऑफ द मैंडिबल, मतलब नेक ऑफ द मैंडिबल से सेपरेटेड होता है, नीचे से होता है बाय लेटरल टेरिगॉइड बाय द मैक्सिलरी आर्टरी एंड फ्रॉम द ramus टू द मैंडिबल बाय इंफीरियर एल्वियोलर मसल्स एंड नर्व्स, और उसके बाद साथ साथ पैरोटिड लोब्यूल भी इसको सेपरेट कर देता है नेक ऑफ मैंडिबल से। नेक्स्ट, सेंसरी नर्व सप्लाइंग द एंगल ऑफ मैंडिबल इज विच नर्व, जो एंगल ऑफ मैंडिबल को सप्लाई करती है दैट इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक, दैट इज C2 एंड C3, इन दोनों से आती है वो। डायरेक्ट लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑल्दो द ट्राइजेमिनल nerve is the chief sensory nerve of face, the skin overlying the angle of the mandible and the parotid gland, they are supplied by auricular nerves that is C2 and C3, greater auricular nerve C2 और C3 से हमारे पास ये सप्लाई होती है। Next, a trumpet player got up one morning. Suddenly he realized that he was unable to play the trumpet due to weakness in some of the facial muscles. Which of these nerves A, B, C, D, E में से F में से कौन सी नर्व की पैल्सी होगी जिसकी वजह से वो ट्रम्पेट नहीं बजा पा रहा है? तो हमारे पास C, D, E मतलब बक्कल ब्रांचेज अपर एंड लोअर, C और D ये वाले जाएंगे। दिस इज बक्कल नर्व, ठीक है, दिस इज बक्कल ब्रांच अप, बक्कल ब्रांच लोअर, दिस इज मार्जिनल मैंडिबुलर। इन तीनों की अगर हमारे पास पैल्सी हो जाती है या वीकनेस हो जाती है तो वो ट्रम्पेट नहीं बजा पाएगा। These all are the branches of facial nerve. A is the temporal branch, ठीक है, temporal branch controls or innervates frontalis or auricular muscles and orbicularis oculi, ठीक है। B जो है हमारे पास this is zygomatic branch, B is zygomatic branch, ठीक है, ये orbicularis oculi को यहाँ पे innervate करता है, orbicularis oculi, ठीक। C देखो बक्कल ब्रांच से निकल रही है, दिस इज बक्कल ब्रांच। C जो है वो एंटीरियर डिवीजन या फिर अपर डिवीजन आ जा रही है बक्कल ब्रांच की, ठीक है, ये मसल्स ऑफ चीक को इनर्वेट करती है और अपर लिप को करती है, ठीक। और डी भी हमारे पास, डी इज़ लोअर बक्कल ब्रांच, ये भी लिप और मसल्स ऑफ चीक को इनर्वेट करती हैं दोनों, ठीक। अब लास्ट में हमारे पास आती है ई, दिस इज नोन एज मार्जिनल मैंडिबुलर। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच इनर्वेट्स द मसल्स ऑफ लोअर लिप, लोअर लिप जो है वो मार्जिनल मैंडिबुलर। तो इसमें से अगर हमारे पास अपर लिप और लोअर लिप कंट्रोल में नहीं है तो वो ट्रम्पेट नहीं बजा पाएगा पेशेंट जो है, ठीक है। नेक्स्ट एफ इज़ द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जो कि प्लेटिज्मा की तरफ जाती है। दिस वन येलो से दिखाते हैं इसको अगर हम, तो दिस वन इज़ द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ये प्लेटिज्मा में जाती है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे जब नीचे गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है, ठोडी पे ज़्यादा प्रेशर लगा के, तो देन द सर्वाइकल ब्रांच गेट्स एक्टिवेटेड, ओके। Now blowing of trumpet involves orbicularis oris for pursuing of lips and whistling and buccinator muscles for puffing of the mouth and then blowing forcefully, ठीक है। The buccal branches of facial nerve, that is upper buccal marked as C and the lower buccal marked as D. This is upper buccal and this is lower buccal. They innervate the muscles of cheek and upper lip, and the marginal mandibular branch marked as E innervate the lower lip. Hence the palsy of these branches C, D, E will lead to unable the patient to blow his trumpet. Next, which of these muscles are used in smiling? तो आंसर हमारे पास that is B, then C and then H. These three muscles are used for smiling. The facial muscles involved in smiling of the mouth, सबसे पहले आता है levator labii superioris, A, this one, this muscle, येलो से डिनोट करेंगे इनको, ठीक है। दिस मसल जो है, दिस इज नोन एज लेवेटर लेबाई सुपेरियोरिस, इट रेजेस एंड पुशेस द अपर लिप आउट, ठीक। देन नेक्स्ट टू दिस वी हैव ज़ाइगोमैटिकस माइनर, ठीक है, जो बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ज़ाइगोमैटिकस माइनर जो है वो अपर लिप को रेज करता है, ठीक। जो पहला वाला है सुपेरियोरिस वो अपर लिप को आउट पुश कर रहा है, ठीक है, और जो रेजिंग का काम है वो ज़ाइगोमैटिकस माइनर का है। तीसरा है ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ये जो बड़ा सा मसल दिख रहा है ये सारा, दिस इज ज़ाइगोमैटिकस मेजर, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दिस वन, दिस इज ज़ाइगोमैटिकस मेजर। ज़ाइगोमैटिकस मेजर जो है वो कॉर्नर ऑफ द माउथ को पुल आउट करता है। जब हम कॉर्नर ऑफ माउथ फुल स्माइल मारते हैं तो कॉर्नर ऑफ माउथ जो आउट पुल होता है दैट इज़ बाय ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये रिजोरियस मसल, जो ज़ाइगोमैटिक मेजर के नीचे हमारे पास ये मसल है जो बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे जुड़ा होगा,
ठीक है, दिस इज रिजोरियस मसल, डी से डिनोट हो रहा है, रिजोरियस। इट पुल्स द कॉर्नर ऑफ माउथ आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ज़ाइगोमैटिकस माइनर इस साइड को बोल रहे हैं, तो ये इस मतलब इस वाली एक्सिस में इसको पुल कर रहा है। लेट्स गो विद द फंक्शन। स्माइलिंग और लाफिंग ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल जो इन्वॉल्व है वो। सैडनेस के लिए लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एंड लेवेटर एंगुलाई ऑरिस। ग्रीफ के लिए डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, ग्रीफ डिप्रेशन डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। एंगर के लिए डायलेटर नेरिस, नाक फूल जाएगी, डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई, ठीक है, सेप्टा नीचे को पुश होगा, नाक फूल जाएगी। फ्राउनिंग के लिए कोरोगेटर सुपरसीलियाई एंड प्रोसेरस, क्योंकि जो हमारी आंखें उसके ऊपर ही फ्राउन करेंगे ना, दैट इज कोरोगेटर सुपरसीलियाई एंड प्रोसेरस। हॉरर, टेरर और फ्राइट, एकदम से ऐसे, दैट इज प्लेटिज्मा, ठीक। सरप्राइज में हमारा माथा जो है वो एकदम खुल जाता है, दैट इज फ्रंटालिस। डाउट को याद रखना कि मेंटल हो गया बंदा, मेंटालिस, अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, मेंटालिस, डाउट। ग्रीन करने के लिए रिजोरियस, ठीक है, जो आपको 180 में खींच रहा है दैट इज़ रिजोरियस मसल, वो ग्रीनिंग में हेल्प करता है। फिर आता है कंटेम्प्ट में ज़ाइगोमैटिकस माइनर। नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ द माउथ इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ओ। विस्लिंग के लिए बक्सिनेटर, बक्सिनेटर, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और उसके साथ बक्सिनेटर प्लस ऑर्बिकुलरिस ऑरिस फॉर विस्लिंग। नेक्स्ट डायलेटर ऑफ लिप्स आर ऑल एक्सेप्ट, तो लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलेक्नेजाई, ये डायलेटर ऑफ लिप होता है। रिजोरियस डायलेटर खोलने में हेल्प करता है। लेवेटर एंगुलाई ऑरिस डायलेटर है। डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस ये भी डायलेटर है। ये सब डायलेटर होते हैं, लेकिन ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है वो मुंह को बंद करने में हेल्प करता है, सो इट इज़ नॉट डायलेटर, सो दैट इज ऑड वन आउट, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मसल दैट इज कलर्ड एंड इज यूज इन डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल के लिए हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड ही काम करता है हमेशा। 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, मीडियल टेरिगॉइड, मैसेटर, टेम्पोरालिस और लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है। इनमें से मीडियल टेरिगॉइड, मैसेटर और टेम्पोरालिस, ये तीनों मसल्स जो हैं वो एलिवेशन ऑफ मैंडिबल करवाते हैं, दे ऑल आर एलिवेटर्स। ओनली द लेटरल टेरिगॉइड मसल इज अ डिप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज मसल्स इज यूज फॉर लिफ्टिंग ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द पैलेट। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ पैलेट को लिफ्ट करने के लिए वी हैव द मसल दैट इज लेविएटर वेलाई पैलेटनाई, ठीक है, लेविएटर वेलाई पैलेटनाई। नेक्स्ट इज ऑल्सो एनाटॉमी क्वेश्चन। फेशियल वेन कंटिन्यूज इनटू, फेशियल वेन बनाती है इंटरनल जुगनल वेन के साथ जाके जुड़ जाती है आगे, ठीक है। ये हमारे पास अगर फेशियल वेन आई तो यहाँ से आती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, यहाँ से आती है पोस्ट ऑरिकुलर वेन। ये तीनों वेन्स मिलकर जो ये रेट्रोमैंडिबुलर है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है, ये मिला के बनाती हैं पोस्टीरियर डिवीजन, और फेशियल वेन प्लस रेट्रोमैंडिबुलर बनाती है एंटीरियर डिवीजन। फेशियल वेन प्लस एंटीरियर डिवीजन, जो मतलब एंटीरियर डिवीजन पूरा बनता है हमारा, वो एंटीरियर डिवीजन आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन बना देता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है दैट फॉर्म्स एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव फेशियल वेन, वी हैव रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड वी हैव पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर प्लस पोस्टीरियर ऑरिकुलर ये बनाता है पोस्टीरियर डिवीजन, रेट्रोमैंडिबुलर प्लस फेशियल वेन बनाता है एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन से इंटरनल जुगुलर बनती है और रेट्रोमैंडिबुलर और पोस्टीरियर डिवीजन से बनती है, टोटल पोस्टीरियर डिवीजन से बनती है एक्सटर्नल जुगुलर। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी पैल्पेटेड एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मैसेटर। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मैसेटर जो होता है उस पर वी कैन पैल्पेट द फेशियल आर्टरी, ठीक है। द फेशियल आर्टरी arises in the carotid triangle from the external carotid artery a little above the lingual artery and is sheltered by the ramus of the mandible, ठीक है। मतलब it is sheltered by the ramus of the mandible. It passes obliquely up beneath the digastric and stylohyoid muscles, over which it arches and enter a groove onto the posterior surface of submandibular gland. Then it curves upward over the body of the mandible at the anterior inferior angle of the masseter, presses forward and upward across the cheek to the angle of the mouth, and then ascends to the side of the nose and the medial commissure of the eye, ठीक है। अंडर द नेम ऑफ एंगुलर आर्टरी, जब ये मिडिल कमिश्चर ऑफ द आई के पास पहुंच जाती है तो इट इज़ नोन एज ए एंगुलर आर्टरी।
द फेशियल आर्टरी इज रिमार्केबली टॉर्चरस, बहुत ज़्यादा टॉर्चरस, ऐसे। दिस इज टू accommodate itself to neck movements such as those of pharynx in degglutination and the facial movements that such as of the mandible, movement of mandible, movement of lips and movement of cheeks, ठीक है। लेकिन पैल्पेशन सबसे ज़्यादा ईजी हमारे पास फेशियल आर्टरी की होती है, क्योंकि ये रन कर रही है, येलो से दिखाते हैं तो ये रन कर रही है फेशियल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेटर पे, ये हमारा मैसेटर, इसके एंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास फेशियल। नेक्स्ट, इन्फेक्शन फ्रॉम विच ऑफ दीज रीजन्स डज नॉट ड्रेन इनटू सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। डज नॉट ड्रेन पूछा हुआ है, तो कौन कौन सा ड्रेन करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इथमॉइड ड्रेन्स इनटू सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, मैक्सिलरी टीथ दे ड्रेन इनटू सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। फ्रंटल स्कैल्प इट ड्रेन्स इनटू सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। जो नहीं करता है दैट इज एक्सटर्नल ईयर एंड प्री ऑरिकुलर एरिया एंड टेम्पोरल एरिया। एक्सटर्नल ईयर एंड प्री ऑरिकुलर एरिया नहीं करता और टेम्पोरल एरिया नहीं करता इनटू द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, नहीं ड्रेन करता। नेक्स्ट इज स्ट्रेट अवे एनाटॉमी क्वेश्चन। द टाइप ऑफ एपिथेलियम कवरिंग द स्किन इज नोन एज, आंसर इज स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम कवर कर रहा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, it consists of squamous layer or flattened epithelial cells. They are arranged in the form of layers upon a basal membrane. एक basal membrane के ऊपर जो epithelial cells होते हैं वो flattened होके arrange होते हैं, ठीक है। This is stratified squamous epithelium. Only one layer is in contact with the basement membrane, or all layers adhere to one another to maintain the structural integrity. In the deeper layers, the cells may be columnar. अगर इस ऊपर वाली स्किन से हम डीप चले जाएं तो सेल्स जो होते हैं वो कॉलमनर हो जाते हैं या क्यूबॉइडल हो जाते हैं, लेकिन डीपर लेयर में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दिस एपिथेलियम और दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ वेल सूटेड टू द एरियाज इन द बॉडी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट अब्रेजन, एज द थिकेस्ट लेयर्स कैन बी सब्सिक्वेंटली स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बिफोर द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड, ठीक है। पहले ऊपर वाली लेयर्स स्क्रब होंगी, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दो तरह की हमारे पास लेयर होती है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में हमारे पास स्किन आता है, एपिडर्मिस ऑफ पाम, हैंड एंड सोल ऑफ द फुट, ठीक है, एंड द मैस्टिकेटरी मिकोजा। जितना भी मैस्टिकेटरी मिकोजा है हमारे पास दैट इज ऑल केराटिनाइज। नॉन केराटिनाइज में कौन कौन सा आता है? नॉन केराटिनाइज मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट बाय बॉडीली सिक्रीशंस। अगर वो ड्राई हो जाएंगे तो वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। सो नॉन कैरेटिन, क्योंकि उसके ऊपर इतनी कैरेटिन की लेयर बनी नहीं है कि वो इतनी फ्रिक्शन को झेल सके, तो उसको ल्यूब्रिकेट करके रखना पड़ता है। सो दैट नॉन कैरेटिनाइज मिकोजा हमारे पास आता है पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, कंजक्टिवा ऑफ द आई, पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी हैं, पूरा ओरल कैविटी नहीं है, पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी है। कंजक्टिवा ऑफ द आई, ईसोफेगस, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया एंड वजाइना। ऑल राइट, these are non-keratinized surfaces.